पेट जो लव देता है ना, बिलीव मी, उस अनकंडीशनल लव को एक ह्यूमन बीइंग कभी नहीं दे सकता। इंश्योरेंस के थ्रू लोग अपने डॉग्स का हिप रिप्लेस करवा रहे हैं। द फ्यूचर इज इन हॉस्पिटल्स। किस प्रोफेशन में सबसे ज्यादा सुसाइड है? इट इज द वेटनरी प्रोफेशन। थोड़ा ब्रीड के बारे में बताइए, लगभग कितनी ब्रीड्स जो है वो डॉग्स में होती है? पहले अगर आपके पास टाइम नहीं है, प्लीज डू नॉट कंसिडर गेटिंग अ पेट। एक डॉग रखना बच्चों के लिए साइकोलॉजिकली बहुत बहुत बेनिफिट है। अच्छा। अ डॉग हैज अ बॉस बट द कैट इज द बॉस। The sense of responsibility that comes on to a child when he starts loving unconditionally. अगर आपको डॉग ने काटा है, पहले आप उसको अच्छे से साबुन से 15 मिनट के लिए धोइए। डॉग्स में कैसी कैसी स्किन डिजीज है जो हो सकती है? डर्मेटोलॉजी वेटनरी का ऐसा विभाग है जी, जो अच्छों के नींद उड़ा देता है। क्या पिटबुल हमको पेट के तौर पे पालना चाहिए? बिल्ली को आप पैरासीटामोल या क्रोसिन नहीं दे सकते, बिल्ली मर जाएगी। सरकार को उसके लिए क्या करना चाहिए या समाज को उसके लिए क्या करना चाहिए ताकि इस तरह की कंडीशन ना आए कि पूरे डॉग्स को जो है एक शेल्टर में अलग कहीं से बंद कर दो? कहते हैं कि डॉग्स काफ़ी वफादार होते हैं, लेकिन उस वफादारी के बदले उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए केवल आपका इमोशन, आपकी केयर और वो प्यार जो वो डिजर्व करते हैं। आज का ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है जो पेट्स लवर है, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है डॉक्टर गौतम उन्नी जी, जो कि एक वेटरनरी डॉक्टर है और लगभग 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है। आपने भी देखा होगा देश में डॉग्स को लेकर के जो घमासान मचा हुआ है, आखिर उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, आखिर क्या क्या बीमारियाँ या फिर क्या क्या ऐसे कंसर्न हो सकते हैं जो डॉग से रिलेटेड है और वो ह्यूमंस के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। इसके अलावा जो लोग बिल्लियाँ पालते हैं, जो लोग रैबिट्स पालते हैं, बहुत सारे पेट्स होते हैं जो अक्सर लोग पालते रहते हैं, तो उनकी हेल्थ के बारे में आज हम अच्छे से बातें करेंगे। और इस पॉडकास्ट में आपको उन सभी तमाम चीज़ों के बारे में भी पता लगने वाला है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप एक पेट्स की अच्छे से कैसे केयर कर सके, जो प्यार वो डिजर्व करते हैं वो उनको मिल सके। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर गौतम जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, आपने बुलाया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। सर यही आजकल वेटनरी डॉक्टर्स जो है, और अक्सर मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए अब तक वो नॉर्मल ह्यूमन हेल्थ रिलेटेड डॉक्टर्स होते थे, आयुर्वेदाचार्य थे, वो सर्जन थे, एलोपैथिक होम्योपैथिक बहुत सारे डॉक्टर्स थे। और मैं सोच भी रहा था कि मैं वेटनरी, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम में एनिमल्स भी एक हमारे ही परिवार का हिस्सा है, तो क्यों ना एक वेटनरी के साथ भी जो है मैं पॉडकास्ट करूँ, और आज वो हो रहा है। सो थैंक यू सो मच। तो सर वेटनरी इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्यों इतना वो फेमस नहीं है, इतना पॉपुलर नहीं है? आखिर इंडिया में जो एनिमल्स डॉक्टर्स होते हैं, मुझे लगता है कि अगर आप किसी शहर में जाए तो 10 या 20 नॉर्मल डॉक्टर के बाद एक वेटनरी डॉक्टर का क्लिनिक अगर मिल जाए तो बेस्ट है। हालांकि मैंने बहुत कम ऐसे देखे, तो थोड़ा सा वेटनरी इंडस्ट्री को मैं समझना चाहता हूँ सबसे पहले तो आपसे। तो ये जो आपने सर बात करी, ये शायद आज से 20 या 25 साल पहले प्रोबेबली इट वाज करेक्ट। ठीक है जी। तो जब मैं 1991 में कॉलेज गया था, तो उस टाइम पे वेटनरी इंडस्ट्री बिल्कुल अपने नेसेंट स्टेज में था, बिल्कुल शुरुआत में था, एंड हार्डली देयर वर एनी नंबर ऑफ वेटनरी डॉक्टर्स। जी। शायद उस टाइम पे 25 गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेजेस थे और उसके सिवाय कोई एडमिशन नहीं था। लेकिन ये सिचुएशन आज नहीं है। ओके। Apart from the government colleges which have crossed 30-35, there are an equally large, if not more, number of private veterinary colleges. ओके। ठीक है, पहले वेटनरी एज अ करियर वो ऑप्शन होता था, जिनको कुछ नहीं मिला वो वेटनरी में आते थे। लेकिन आज मेरे ही क्लिनिक्स में 5 ऐसे बच्चे हैं जो हमसे इंटर्नशिप भी अब कर रहे हैं जी। जो हमसे प्रेरित होके उन्होंने वेटनरी प्रोफेशन ज्वाइन किया है। It is one of the largest growing segments and sectors जी। in India, ओके। and not only India, worldwide. ओके। अब अगर आप पूछे ये पहले क्यों नहीं ग्रो हुआ, जी हाँ। it's all about socio-economic conditions. 1990s तक जब लिबरलाइजेशन हुआ ही नहीं था, पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम था। अब फ्री इनकम इन द हैंड्स ऑफ पीपल हैज़ इंक्रीज्ड। पहले न्यूक्लियर फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं, सब जॉइंट फैमिलीज होते थे, सो देयर वाज लॉट ऑफ कंपनी। नाउ द इनकम हैज इंक्रीज्ड, but there are only 4 people in the house and there is a concept जिसको हम बोलते हैं DINK, DINK,
डबल इनकम नो किड्स, DINK। एनके, उनको डिंक बोलते हैं, डबल इनकम नो किड्स। डबल इनकम है लेकिन बच्चे नहीं हैं। नो किड्स, अब इतने सारे, आप भी अंकुर जी कितने लोगों को जानते होंगे हाँ हाँ जिनके यहाँ बच्चे नहीं हैं, अब डॉग्स आ गए हैं। हाँ। सो द इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स। एंड अगर आप देखेंगे ग्रूमिंग सेंटर्स कितने खुल गए हैं, आपके घर पे पेट स्पा वाले आ जाएंगे, आपके डॉग को बाय अपॉइंटमेंट आपके घर पे आके बाहर नहला के धो के जाएंगे। द क्लिनिक्स हैव इंक्रीज्ड। और अभी आपको मैं सिचुएशन का जो चेंज है इंडस्ट्री में मैं बताता हूँ कि मैं 97-98 में मैंने अपना क्लिनिक शुरू कर लिया था, 97 रफली जी। उस टाइम अगर मुझे एक पेशेंट का एक्सरे लेना होता था तो मुझे किसी ह्यूमन क्लिनिक से अप्रोच करके उनके हाथ पैर जोड़ के उनसे नॉन क्लिनिक आवर्स में एक्सरेज लेना पड़ता था। और 2008-2010 तक दिल्ली में वेटनरी लैब्स आने लग गई। ये हो गया 10 साल का गैप जी। अगले 10 साल के अंदर प्रैक्टिकली एवरी क्लिनिक इन दिल्ली नाउ हैज इट्स ओन एक्सरे यूनिट, हैज इट्स ओन ब्लड एनालाइजर्स, हैज इट्स ओन अल्ट्रासाउंड। सो द ग्रोथ इन द इंडस्ट्री इज एक्सट्रीमली फास्ट। पहले हॉस्पिटल्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, अब दिल्ली में 5, 6, 7, 8 हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं। ऑलमोस्ट दिल्ली के हर डिस्ट्रिक्ट में अच्छे वेटनरी हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। कुछ और कारण है जो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं क्यों ये और नहीं ग्रो कर पा रहा, बट इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़। और जो एक पेट जो लव देता है ना, बिलीव मी, उस अनकंडीशनल लव को एक ह्यूमन बीइंग कभी नहीं दे सकता। तो ये इस आज का आदमी क्या ढूंढ रहा है, चाहे वो पूरे दिन इंस्टाग्राम या फेसबुक या कहीं भी लगा हुआ हो, एंड ऑफ द डे ही इज सर्चिंग फॉर लव। और जब आप थके हारे आपकी बॉस की 4 गाली सुन के ट्रैफिक में यहाँ से गुड़गांव तक जाके वापस आते हो, और जब आपका डॉग एक बार आपके ऊपर कूद के आपको ग्रीट करता है, यस यस यस, उस एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, दैट इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस अ पेट पेरेंट कैन एवर फेस। ओके, नाइस। अच्छा, ये पेट्स जब हम बातें करते हैं तो पेट्स सिर्फ डॉग नहीं होता, और भी बहुत सारे जानवर होते हैं जो पेट्स को हम मतलब पेट्स बना सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिनको पेट्स अक्सर बनाया जा सकता है? क्योंकि जब मैं वीडियोस देखता हूँ और आपका ये मिडिल ईस्ट में जाए तो वहाँ पे लोग शेर भी पाल के रखते हैं, वहाँ पे लोग चीते भी पाल के रखते हैं, कुछ लोग जो है वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, क्रोकोडाइल भी पाल के रखते हैं। लेकिन पेट्स किन किन जानवरों को बनाया जा सकता है? इन अ नॉर्मल सिचुएशन आपके पेट्स जो इंडिया में आप देखेंगे मोस्टली डॉग्स एंड कैट्स है। ऑफ कोर्स अब टाइम बदल रहा है और लोगों को बस एक इमोशनल आउटलेट चाहिए, और उस इमोशनल आउटलेट के लिए क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप एक डॉग को घुमा सकते हो, खिला सकते हो, दौड़ा सकते हो। सो पीपल आर नाउ मूविंग इनटू व्हाट यू कॉल एक्सोटिक पेट्स। एक्सोटिक पेट्स में आपके रैबिट्स आ गए, गिनी पिग्स आ गए, हैमस्टर्स आ गए। तो ऑल दीस एनिमल्स को भी उन्होंने रखना शुरू किया है। दूसरा, आप कोई भी इंडियन वाइल्ड लाइफ को एज अ पेट नहीं रख सकते। कोई भी जानवर जो इंडियन शेड्यूल वाइल्ड लाइफ एक्ट में आता है उसको आप पेट पे नहीं रख सकते, लेकिन आप उसको इंपोर्ट करके एज अ पेट रख सकते हो। इसलिए अब बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत क्यूट से बॉल पाइथन्स हैं, छोटे छोटे पाइथन होते हैं, उनका नाम बॉल पाइथन है, उसको पेट्स के तौर पे रख रहे हैं, टर्टल्स रख रहे हैं। बट इफ़ यू कीप एन इंडियन स्पीशीज you can be arrested under the Wildlife Act. You can import it and you can get a license for it, but it should be an imported animal, but not an Indian animal which is in the Indian Wildlife Act. ओके, जो इंडियन जियोग्राफी का जो भी जानवर होगा, हाँ जी, जो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट के में होगा, उसको आप नहीं रख सकते। वो लॉ है, कानून है देश का। अच्छा, वेटनरी इंडस्ट्री का अगर मैं आपसे, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि 1998 से 1991 से जब आपने शुरू की ये सब चीज़ें, और धीरे धीरे जहाँ पर एक्सरे करने के लिए भी, अच्छा एक बात और बताइए, जो एक्सरे होते हैं एनिमल्स के, डॉग्स के, या फिर ब्लड टेस्ट होते हैं, ये नॉर्मल ह्यूमन जैसे ही होते हैं या फिर कुछ प्रक्रिया अलग? मशीन्स बिल्कुल सेम है। अच्छा, ऑब्वियसली कुछ टेस्ट में किट्स अलग होंगे। ऑब्वियसली एक ह्यूमन प्रेगनेंसी किट और एक डॉग प्रेगनेंसी किट सेम नहीं हो सकता। हार्मोन्स अलग होते हैं तो उसमें आपके किट्स अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बोलो कि क्या हम एक ही ह्यूमन लैब यूज कर सकते हैं, यस,
90% ऑफ द टेस्ट जो डॉग्स के होते हैं वो आप ह्यूमन इंडस्ट्री में भी रन कर सकते हो। लेकिन अब बहुत ही एक कॉमन ट्रेंड हो गया है कि डॉक्टर्स अपने ही ब्लड मशीन्स और ये सारी सिस्टम्स अपने क्लिनिक में रख लेते हैं और हैंड टू हैंड वो ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। सो इट इज़ बिकमिंग द ट्रेंड ये है कि सब कुछ इन हाउस करो। पहले क्या होता था, आप बाहर भेजते थे, वो टाइम लगता था, वो टेस्ट होके आता था। तो जिन क्लिनिक्स में एडिक्वेट स्पेस है तो दे प्रेफर टू डू एवरीथिंग इन हाउस, क्लाइंट के लिए भी इजी है। सो दीज फैसिलिटीज आर नाउ कमिंग टू द इंडस्ट्री। ओके, फ्यूचर क्या है अभी वेटनरी इंडस्ट्री का इंडिया में अगर बात की जाए तो? फ्यूचर इतना है कि जैसे हमारा जनरेशन था जी, हमने इस इंडस्ट्री को इस पोजीशन में हम ला के खड़ा कर चुके हैं कि द इंडस्ट्री हैज नाउ गॉट ऑल द फैसिलिटीज अवेलेबल, बट द जनरेशन जस्ट बिलो अस ये अब स्पेशलिटी फील्ड्स में घुसने लग गए हैं। तो गुड़गांव में एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है जिसका नाम है आई वेट। ओके, वो एक्सक्लूसिव आई का ही काम करते हैं, एनिमल्स की आई, एनिमल्स का ही, डॉग्स एंड कैट्स के आई का ही काम करते हैं। ओके, सिमिलरली बाकी लोग आ गए हैं, कैंसर वेट्स हैं, उनका काम सिर्फ कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करना। अगर आप एक वैक्सीनेशन या स्किन डिजीज के लिए जाएंगे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो करेंगे भी नहीं। और यही फैसिलिटीज़ ये ऑनलाइन हम जैसे प्रैक्टिशनर्स को भी दे देते हैं। तो वी डायग्नोज द केस, हम अपने बायोप्सीज करा लेते हैं, फिर हम स्पेशलिस्ट ओपिनियन लेने के लिए उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल या कोई भी कॉल कर लेते हैं, उनसे इनपुट्स लेके हम फॉलो अप कर लेते हैं। सो नाउ द अगला जनरेशन जो आएगा वो सारे स्पेशलिस्ट का होगा, हर फील्ड का एक स्पेशलिस्ट होगा, कार्डियोलॉजिस्ट होगा। आप दिल्ली में, आई एम वेरी प्राउड टू से कि हमारे साउथ दिल्ली में एक हॉस्पिटल हैं जहाँ पे मिट्राल हार्ट वॉल्व का रिपेयर हो रहा है। आप सोचिए, हार्ट के अंदर वॉल्व को रिपेयर करना। हमारे क्लिनिक में भी हम अब इंट्राथोरेसिक चेस्ट के अंदर जाके वेंटिलेटर के थ्रू सर्जरीज कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये सब अगर आप पूछते आज से 15 साल पहले, हम बोलते इट इज देयर इन द बुक्स बट इट इज नॉट देयर प्रैक्टिकली पॉसिबल। लेकिन एवरी डे द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, क्योंकि अब वेंटिलेटर्स, जो हम सर्जिकल वेंटिलेटर्स की बात कर रहे हैं और ये सारी फैसिलिटीज है, दे आर नाउ अवेलेबल इन इंडिया। और जो सबसे बड़ा लीप आने वाला है वो ये होगा कि अब ऑलरेडी आ चुका है बट अभी थोड़ा सा पेस पकड़ेगा, वो है इंश्योरेंस आएगा। हाँ, जिस दिन इंश्योरेंस आएगा, मानिए मैं एक सर्जरी करना चाहता हूँ 50,000 की, लेकिन पेट पेरेंट उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, सो मैं भी वो सर्जरी नहीं कर पाऊंगा, मेरा भी उस सर्जरी में हाथ साफ नहीं होगा। लेकिन जिस दिन इंश्योरेंस आएगा, जो आ चुका है, तो अब इंश्योरेंस के थ्रू लोग अपने डॉग्स का हिप रिप्लेस करवा रहे हैं, नी रिप्लेस करवा रहे हैं। तो इट इज़ ऑब्वियस, इंसानों में भी कौन सा आप अपने जेब से भर रहे हो, आप इंश्योरेंस के थ्रू अपना ये कर रहे हैं, क्लेम्स ले रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जैसा पैसा आता रहेगा इंडस्ट्री के अंदर, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, मोर एंड मोर स्पेशलिटी सर्जरीज विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस, जो ऑलरेडी होने लग गई है। क्रूशिएट लिगामेंट, कोई लिगामेंट इंजर हो गई है उसको रिपेयर कर रहे हैं, हिप रिप्लेस कर रहे हैं, नी रिप्लेस कर रहे हैं। हार्ट के अंदर दे आर गोइंग एंड चेंजिंग वॉल्व्स, विच इज अनहर्ड ऑफ। आप सोच भी नहीं सकते थे आज से 5 से 10 साल पहले। ये सब यूएस में हो रहा था पिछले 15 साल से, लेकिन वहाँ भी तभी हो पाया जब उनके इंडस्ट्री में इंश्योरेंस आया। तो नब इंश्योरेंस हैज कम, people will take risks, the doctors will take risk and invest more because they know उनको रिटर्न्स मिलेगा। आदमी तो तभी कर सकता है ना जब उसको रिटर्न्स आएंगे। तो ये तो आने वाला है। और द फ्यूचर इज इन हॉस्पिटल्स। जितने ज़्यादा हमारा टाइम निकलता रहेगा, लोग अब हॉस्पिटल्स बनाने लगेंगे। हॉस्पिटल्स में क्या होगा, आपके जैसे मैं एक क्लिनिक रन कर रहा हूँ, हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं, हमने एक केस डायग्नोज किया, हमने उसको मालूम किया इसके हार्ट का प्रॉब्लम है, हमें इसे 4-5 दिन के लिए कहीं एडमिट करना है। तो अब ये हॉस्पिटल्स का रोल आ जाएगा कि हमने पेशेंट उनको रेफ़र कर दिया, उसने उसको बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन से सारे टेस्टिंग वेस्टिंग, सीटी स्कैन, एमआरआई, जो भी ये सब अवेलेबल है अब दिल्ली में। जो आप सोच भी नहीं सकते कि एमआरआई दिल्ली में अवेलेबल है डॉग्स के लिए, वो भी अवेलेबल है। सीटी स्कैन रेगुलरली हो रहे हैं, अल्ट्रासाउंड हर क्लिनिक में ऑलमोस्ट अवेलेबल है। तो ये जो सोच है कि वेटनरी पीछे है, बस ये एक आई थिंक इट्स अ लैक ऑफ नॉलेज। इंडस्ट्री बहुत आगे निकल चुकी है।
और आगे ये आएगा कि स्पेशलिटी फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स आने लग गई है, क्योंकि डॉग्स तो खेलेंगे तो उनकी इंजरीज तो होंगी, उनको आर्थराइटिस तो होगा, और सो ऑल दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इन मोर हॉस्पिटल्स कमिंग अप, एंड हॉस्पिटल्स भी आने लग गई है। कॉरपोरेट्स, बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट्स अब अंदर घुस चुके हैं ऑलरेडी, जो पैसा लगा रहे हैं, और दे आर स्टार्टिंग टू बिल्ड मोर हॉस्पिटल्स, विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज जहाँ हॉस्पिटल्स और खुलेंगे पेशेंट विल गेट बेटर केयर। हमने रेफर कर दिया, वो 5 दिन वहाँ रहा, वापस आया, वो आप ही के पास वापस आ रहा है, बट नाउ दैट ही हैज़ गॉन टू अ हॉस्पिटल, हिज लाइफ हैज़ इंक्रीज्ड, उसकी लाइफ, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज़ इंक्रीज्ड, और जो हॉस्पिटल का बिल आएगा, वंस इंश्योरेंस स्टार्ट्स टेकिंग केयर ऑफ इट, दैट इशू विल ऑल्सो बी सॉर्टेड आउट। राइट। सो देयर इज़ अ चेंज इन द एयर, जो बहुत ज़्यादा और चेंज होगा। ऑफ कोर्स कुछ government regulations will have to improve, and we can discuss that also when you have this thing, and I'm sure this industry is going to grow by leaps and bounds. ओके अच्छा, थोड़ा कॉस्ट के बारे में मैं ये बातें करना चाहता हूँ। हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं, जो ह्यूमन डॉक्टर्स होते हैं, इसको हार्ट की बीमारी है, हार्ट का इलाज तो बहुत महंगा होता है यार, ब्रेन में यार ब्रेन सर्जरी है, बहुत महंगा इलाज होता है यार। तो कॉस्ट के बारे में थोड़ा बताइए कि जो वेटनरी डॉक्टर है, जो डॉग्स के स्पेशलिस्ट होते हैं, कितने तक का, क्योंकि क्या होता है कि अपने ऊपर जब अपनी जान जाती है तो अपने ऊपर तो एक ह्यूमन जो है फटाक से कितने भी खर्च कर सकता है, लेकिन जब डॉग्स की या पेट्स की बात आती है तो आपने कभी ऐसा अनुभव किया है अपनी प्रैक्टिस में कि किसी बीमारी का कोई इलाज थोड़ा महंगा हो और जो फैमिलीज है वो पीछे हट गई हो कि नहीं करा पाते? मैं इसको 2 एंगल से लेता हूँ जी। पहला एंगल तो ये है कि कुछ पेट पेरेंट्स है, चाहे कुछ भी हो जाए, उस पेट को नहीं छोड़ेंगे, जितना खर्चा हो, चाहे उनको लोन लेना पड़े या कुछ भी करना पड़े, वो तो उनको दे विल लुक आफ्टर इट। जी। बट हम सबसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, देयर आर प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। अगर आप गूगल करके देखें कि किस प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा सुसाइड है, इट इज़ द वेटनरी प्रोफेशन, एक्सपेशली इन द वेस्ट। क्यों? ये ही प्रॉब्लम वो भी फेस करते हैं, ये प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। जो वेटनरी डॉक्टर है ना, वो एक इमोशनल प्राणी है, वो एक इमोशनल प्राणी है, जिसने अपना जैसे मैंने अब 30 इयर्स इस लाइन को दे दिए हैं, और मैं हफ्ते में 7 दिन काम करता हूँ, मुझे सिर्फ एक संडे इवनिंग ऑफ मिलता है। ना तो मेरे घर वाले मुझे समझ पाते हैं, ना तो मेरे क्लाइंट्स मुझे समझ पाते हैं। घर वाले कहते हैं तुम घर पे आते, तुम फ़ोन पे रहते हो, क्लाइंट्स कहते हैं तुम घर पे हो, तुम क्लिनिक पे क्यों नहीं हो। तो डॉक्टर्स की ज़िंदगी ही ऐसी है। एंड इफ़ सच अ पर्सन इज़ फोर्स्ड टू टेक अ डिसीजन कि इस पेशेंट को यूथनेसिया दे दीजिए, मर्सी किलिंग कर दीजिए, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन आप जानते हो कि अगर अफोर्डिंग कैपेबिलिटी होती वो डॉग बच जाता, उसकी जो आत्मा है ना, वो गवाही नहीं देती। मतलब वो ये कहते हैं कि आप इसको मार दीजिए, या वो इलाज नहीं कराते, वो जो मर्जी करे, लेकिन आप जानते हो कि दिस चाइल्ड हैड अ चांस। डॉक्टर को पता होता है कि ये बच सकता है, लेकिन डॉक्टर भी कितना अपने एंड से जेब से कर पाएगा? इट कैन नॉट डू एवरीथिंग। इसीलिए तो यूएस में और यूरोप में इतना हाई सुसाइड रेट है वेटनेरियंस का। दे कैन नॉट टेक द स्ट्रेन, दिस इमोशनल जो बर्डन होता है। एक हेल्दी डॉग को आप बोलो कि यूथनाइज कर दीजिए क्योंकि मैं घर से शिफ्ट कर रहा हूँ, या मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, सो आई कैन नॉट डू दिस सर्जरी, सो प्लीज़ पुट हिम डाउन। लीगली ही माइट बी बाउंड टू डू इट, सो वो कर रहा होगा, लेकिन वो इमोशनल स्ट्रेन जो डॉक्टर पे आता है वो बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली पेट पेरेंट पे भी आ रहा होगा। आई एम नॉट सेइंग कि देखिए जिसने अपने बच्चे की तरह उसको पाला है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वो अपने बच्चे को दर्द भी नहीं देख पा रहा, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा डिलेमा है, उसके लिए भी बहुत बड़ा एक सिचुएशन है कि वो भी, उसको भी नहीं समझ आ रहा मैं इसको कैसे हैंडल करूं। बट सच्चाई यही है। तो आई एम श्योर, लाइक आई टोल्ड यू, कमिंग बैक, वन डे इंश्योरेंस विल कम इन, इफ़ इट्स अफोर्डेबल मोर पीपल विल टेक इट, एंड मे बी हम कुछ और एनिमल्स को सेव कर सकें। मोस्ट एक्सपेंसिव जो ट्रीटमेंट होता है पेट्स में, वो क्या होता है जो सबसे महंगा हो सकता है? अभी के तारीख पे तो हिप रिप्लेसमेंट हो रहा है, टोटल हिप रिप्लेस होता है। वो मेरे ख्याल से, मैं तो करता नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने सुना है 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा आता है एक हिप पे, ठीक है। और उसका कारण भी ये है कि वो जो आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस होता है, वो हिप होता है, वो इंडिया में नहीं बनता, वो इम्पोर्ट होके आता है। अच्छा। हाँ,
तो इंपोर्ट होके आता है, और उसके भी जो साइजेस होंगे वो ऑब्वियसली इंसानों की तरह एक बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड साइज तो होगा नहीं. इट हैज़ टू बी कस्टम मेड विद 3D डिज़ाइनिंग एंड ऑल दैट. सो आई थिंक इट वुड बी अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स. थोड़ा डॉग्स के बारे में बातें करते हैं. अक्सर हम जो डॉग्स जो कोई आदमी मतलब उनको घर पे लेके आता है तो वो बहुत स्पेसीज से गुजरता है. ये नहीं ये वाला लेंगे, ये नहीं ये वाला अच्छा होता है. थोड़ा ब्रीड के बारे में बताइए. लगभग कितनी ब्रीड्स जो है वो डॉग्स में होती है? जब हमें अंकुर जी पहली बार बात करी थी 4 या 5 दिन पहले, मैंने आपको क्या बोला था कि कार, कुत्ता और कारपेट का कॉन्सेप्ट कभी नहीं पालना चाहिए एक डॉग के लिए कि भाई मेरा सोशल स्टेटस यहाँ पहुँच गया है कि मैं कार भी ले सकता हूँ, एक कारपेट भी ले सकता हूँ, और तीसरा मेरा जो एक्सेसरी है वो कुत्ता है. ये गलत फहमी है. तो हमारे पास काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं कि सर विच डॉग वुड यू थिंक आई शुड बाय. तो अक्सर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो हम हमेशा यहीं से शुरू करते हैं कि बेटा आप किस क्लास में हो. तो कोई कहता है 2nd में, कोई कहता है 3rd में. तो मैंने बोला बेटा जब तेरी शादी होगी ना तब तक ये पेट आपके घर पे होगा. आर यू रेडी फॉर द टाइम कमिटमेंट. ये खिलौना नहीं है. ये खिलौना नहीं है कि आप उसके इमोशंस के साथ खेलें. आपको कोई हक नहीं दे रहा. उसने नहीं बोला मुझे आप अपने घर पे लाओ. आपने खरीदा या गिफ्ट लिया या जो भी किया, आप उसको घर पे लाए हो. आपकी जिम्मेवारी है टिल डेथ डू अस पार्ट. ठीक है. तो पहले अगर आपके पास टाइम नहीं है, प्लीज़ डू नॉट कंसिडर गेटिंग अ पेट. उतने ही इमोशनल फीलिंग्स है जैसे जितने हमारे अंदर है, बिल्कुल शायद ज़्यादा, क्योंकि उनकी 6th सेंस आज भी जिंदा है जो हमारी काफ़ी कम है. बिल्कुल. दूसरा, क्या आपके पास मैन पावर है हैंडल करने का? 2 लोग हैं, 2 छोटे बच्चे हैं. मम्मी को सुबह दोनों बच्चों को भी तैयार करना है और पापा को उठ के ऑफिस भी जाना है. उस बच्चे डॉग को घुमाएगा कौन? पहले ये सोचिए कि अगर आपने बहुत बड़ा डॉग ले लिया, क्या आप घुमाने में आपके पास टाइम मिलेगा? और अगर आपने एक डॉग को बहुत अच्छा खाना दिया और उसको नहीं घुमाएगा, उसकी एनर्जी कहाँ जाएगी? डिस्ट्रक्टिव वे में जाएगी. निकलेगा कहाँ पे? वो घर के अंदर ही होगा. फिर वो सोसाइटी के लिफ्ट में किसी के ऊपर कूदेगा क्योंकि उसकी एनर्जी तो खत्म नहीं हुई. ब्लेम किसको पड़ा? डॉग को. ओनर को क्यों नहीं कोई कुछ बोलता भाई कि तुमने एक छोटा डॉग क्यों नहीं लिया? सो डू यू हैव द time to walk and exercise a dog according to its size. Okay. Third, प्यार में तो आ गए. सेंट बर्नार्ड का बच्चा उठा के ले आए. उसको देखो तो छोटा भालू का बच्चा लगता है जब वो आता है गोदी में. क्या आपने सोचा कि वो 1 साल के अंदर 70-80 किलो जाएगा? क्या आपने सोचा कि आपकी फ्लोरिंग कैसी है? क्या उसके पैर टेढ़े होंगे? क्या वो फिसल क्या उसको आर्थराइटिस हो जाएगा या उसके लिगामेंट्स में इंजरी आएंगी? फिर आप रोगे कि मैंने इतनी बड़ा डॉग क्यों ले लिया? क्या आपने सोचा कि सेंट बर्नार्ड को रख के उससे मुंह से इतना थूक निकलेगा, वो थूक हर जगह जाएगा? आपकी कारपेट गंदी हो रही है, आपका सोफ़ा गंदा हो रहा है, गलती किसकी? ऑनर की. क्या आपने सोचा कि ये हस्की को रखा जो माइनस टेम्परेचर में रहता है, आपने दिल्ली के 47 डिग्री में रख दिया, तो फिर क्या वो कटखेना नहीं होगा? बिल्कुल होगा. एग्रेसिव. अच्छा. ही विल बिकम एग्रेसिव. बॉस आपको एक एम्बिएंट एनवायरनमेंट में रखते हैं. ठीक है, आपका घर एसी है, मान लिया आपका कार एसी है, घुमाने तो ले जाओगे. तब घुमाने ले जाओगे एक सेंट बर्नार्ड को या हस्की को, इतनी गर्मी में उसको क्या कंफर्ट लेवल मिलेगा? नहीं मिल पाएगा. और चारों तरफ बाल फैलेंगे. और ये मैं आपसे बाद में अलग इसके ग्रूमिंग के बारे में डिस्कस करूंगा, इन हस्कीज और इनके बारे में. जी. सबसे बड़ा पॉइंट जी, कभी आपने सोचा है कि एक 70 किलो के डॉग को अगर रोटी बना रहा है तो उस जिस गृहिणी का रोटी बनाना है उसका क्या हाल होगा? तो ये सारी चीजें हैं जब आपको एक डॉग सोच के समझ के लेना है. ये नहीं कि बबलू राघव ने कुत्ता ले लिया है इसलिए बबलू को भी वही कुत्ता चाहिए. नो, दैट्स नॉट द आंसर. One person may be living in a farmhouse, the second may be living in a DDA flat, MIG flat, LIG flat with 1 room, 1.5 rooms. You must keep a dog. ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एक डॉग रखना बच्चों के लिए साइकोलॉजिकली बहुत बहुत बेनिफिट है. अच्छा, बहुत बेनिफिट है. थोड़ा सा बताइए इस पे. मैं इसको खत्म करके इस पे आता हूँ और मैं अपनी स्टोरी से बताऊंगा आपको. प्लीज. ठीक है. तो कीप अ डॉग जिसका साइज आपके घर के अकॉर्डिंग हो. एक बहुत बड़ा डॉग एक फ्लैट में नहीं रह सकता. उसे या तो बंगलो विद गार्डन चाहिए
या एक फार्म हाउस चाहिए जहाँ वो खुल के दौड़े, खुल के चले, जहाँ मिट्टी हो ताकि उसके पैर टेढ़े ना हो। और जो छोटे डॉग्स हैं जैसे आपके हो गए शिट्जू हो गए, स्पिट्स हो गए, पॉम हो गए, पेकनीज हो गए, ये सारे डॉग आपके अच्छे हैं इन अ स्मॉल LIG फ्लैट, MIG फ्लैट। और थोड़ा सा बड़ा फ्लैट हो गया तो यू कैन कीप अ लैब्राडोर, ये भी एक अच्छा डॉग है। लेकिन आप एक छोटे से 2 बेडरूम रूम में एक रॉटविलर या सेंट बर्नार्ड रखोगे तो आई वुड थिंक इट्स अ वेरी वेरी फूलिश डिसीजन। मैं ऐसे रेकमेंड नहीं करूँगा। दूसरा, आप ये तो पॉडकास्ट आई थिंक ऑल अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड जा रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो इफ़ यू आर इन शिमला, एक हस्की या सेंट बर्नार्ड इज़ अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि उनके पास ठंड है। हाँ। ठीक है, भूटिया भी अच्छा है, ये पहाड़ी डॉग्स इतने सारे बड़े अच्छे हैं। अच्छा। वहाँ के लिए तो ठीक है। वही डॉग दिल्ली के गर्मी में या यमुना के प्लेन्स में इट्स अ वेरी बैड आइडिया। एक तो इतने बाल होंगे, गर्मी लगेगी, और उसमें जितने बाल है उसके अंदर टिक्स जो उनके कीड़े होते हैं वो भी छुपेंगे, फिर वो बीमार भी होंगे। तो आई थिंक दैट्स अ बैड आइडिया। तो आप हर एंगल को, अपने क्लाइमेट को, अपने फ्लोरिंग को, अपने बजट को, अपने घर को, अपने गाड़ी के साइज को, सब कुछ फैक्टर इन करके एक डॉग लीजिए। फिर एक वेटनेरियन को मिलिए, उससे थोड़ा सा कंसल्ट करें, उनका एडवाइस सुने, और फिर अगर वो एग्री होता है प्लीज गो अहेड विद द डॉग। ओके। इसीलिए मैंने शायद इस बात पे भी आपसे चर्चा करी थी कि कोविड के बाद पता नहीं क्यों कैट पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ है बिल्कुल 3 टाइम्स बढ़ गई है। और इसका भी यही कारण है कि कंपेनियनशिप की जो एक नीड है, वो इमोशनली आदमी इतना वीक हो गया है, उसे एक जो इमोशनल बॉन्ड चाहिए वो सिर्फ एक पेट ही दे पा रहा है आज की तारीख पे। और कैट्स का क्या फ़ायदा है, उनके अपने लिटर बॉक्सेस है। हाँ। वो अपना ही काम अपने लिटर बॉक्सेस में करते हैं। आपने लिटर को रात को चेंज कर दिया, नया लिटर डाल दिया। हाँ। वो घर के अंदर खुश है, वो घूमते फिरते रहते हैं, हैंडल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, घुमाने का झंझट खत्म। हाँ। ठीक है। हाँ। एक ऑन अ लाइटर नोट एक जोक के बता देता हूँ कि अ डॉग हैज़ अ बॉस बट द कैट इज द बॉस। ठीक है, बिल्ली की मर्जी हो तो वो प्यार करवाएगी। अगर बिल्ली को मन किया कि भाई दूर रहो तो दूर हो, वो है बॉस। अच्छा। आप ये नहीं सोच सकते मैं कभी भी जाके बिल्ली को लेके बैठ जाऊं। दैट इज नॉट दिस थिंग। इज ऑन अ लाइटर नोट। ऑफ कोर्स कैट्स आर लवली पेट्स। इनकी जो आंखें होती है, जो एक बिल्ली की आंखें होती है, दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ब्यूटीफुल। ठीक है, बट मैन्स बेस्ट फ्रेंड बिल्ली को नहीं बोला गया है, मैन्स बेस्ट फ्रेंड डॉग को ही बोला गया है। क्योंकि वो जो लॉयल्टी फैक्टर है वो डॉग से ज्यादा आपको कोई नहीं दे सकता। बिल्ली में भी नहीं है। बिल्ली, आई टोल्ड यू, इट्स अ डिफरेंट एनिमल। हम कैसे एक स्पीशीज को दूसरे स्पीशीज, बिल्ली में बहुत खूबियां है। बिल्ली में बहुत खूबियां है। when they sit with you and snuggle with you ना, एक बहुत अजीब सी एक परिंग आवाज आती है उनके अंदर से, बर बर बर। इट इज ऑलमोस्ट एज दो दे आर, उनके अंदर से एक रेडिएशन ऑफ हैप्पीनेस आता है। तो वो एक कैट ओनर ही बता सकता है कि उनको कितनी खुशी मिलती है बिल्ली से। सो ये बिल्कुल अलग प्रजाति है जी। डॉग वाले अलग होते हैं, कैट वाले अलग होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, उनके नेचर्स भी अलग होते हैं। कैट वाले ज़्यादा सेंसिटिव एंड ओनर्स आर जनरली वेरी सेंसिटिव एंड क्वाइट पीपल। डॉग ओनर्स हमारी तरह है, मुंह फटे, बड़े खुश होते हैं, खेलते। इट्स ऑल्सो टू डू विथ इंडिविजुअल नेचर्स, क्योंकि ऑब्वियसली जो बंदा डॉग रखता है वो बाहर भी घुमाएगा। ही इज मोर ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट, अदर पर्सन इज मोर ऑफ एन इंट्रोवर्ट। तो ये चीजें भी होती है। दिस इज अ ब्रॉड रूल। ऐसा नहीं है कि मेरे पास इतने क्लाइंट्स हैं इनके पास डॉग भी है और कैट भी है, कैट डॉग के ऊपर सो रही है या डॉग कैट के ऊपर, ये सब भी चलता है, ऐसे भी लोग हैं। ये भी मैं आपसे जस्ट वही मैं पूछने ही वाला था कि अक्सर क्या होता है ना, गाँव में क्या होता है, या जो छोटे शहर होते हैं, कस्बे होते हैं, वहाँ पर कुत्ते को अगर बिल्ली दिख गई, डॉग को अगर कैट दिख गया, पीछे भागेगा उसको जब तक वो उसके पकड़ में ना जाए या फिर वो कहीं और ना चली जाए। और कहते हैं कि जिस तरीके से नेवले और सांप की दुश्मनी होती है, वैसे कुत्ते और बिल्ली की दुश्मनी होती है। बिल्कुल है। लेकिन बहुत सारी वीडियोज ऐसी होती है, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पे कुत्ता बिल्ली जो है बड़े प्यार से रहते हैं, बड़े अच्छे से रहते हैं। तो ये कैसा, मतलब ये सिर्फ परिवेश का फर्क है या फिर स्पीशीज में ही कुछ दुश्मनी है? नहीं, स्पीशीज का नहीं है। वो हो सकता है वो बचपन से ही साथ हो सकता है वो बचपन से ही साथ हो, तो इनको वो स्पीशीज का डिफरेंशिएशन नहीं आता है। दे हैव बीन ऑलवेज टुगेदर, दे हैव ग्रोन टुगेदर। या जो सीनियर एनिमल है, चाहे वो बिल्ली हो या डॉग हो, वो एक शांत नेचर का एनिमल हो।
इससे भी फर्क पड़ता है। ओके। अगर जैसे एक लैब्राडोर है, बहुत ही शांत स्वभाव का डॉग है, उसके सामने कुछ भी आके बिठा दो, उसको कोई टेंशन नहीं है। उसे अपना मतलब है अपने ओनर के प्यार से, अपने खाने से, पीने से, और सबसे इम्पोर्टेंट लैब्राडोर को चाहिए अपनी नींद। अच्छा। लैब्राडोर लव्स टू स्लीप। ठीक है, जब खेल रहे हैं बहुत एनर्जेटिकली खेल रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, एनर्जेटिकली प्यार कर रहे हैं, अदरवाइज देयर वेरी काम डॉग। दैट इज व्हाई पीपल लाइक लैब्राडोर्स। तो उनके साथ एक बिल्ली ले आए, छोटा बच्चा ले आए, वो कुछ नहीं करेगा उस बिल्ली को। सो दे गेट अलोंग वेरी वेल। मैं ऐसे भी आपको घर दिखा सकता हूँ, आई एम श्योर वो सुन भी रहे होंगे क्लाइंट, जो मैं भी बोल रहा हूँ कि दो बिल्लियाँ हैं, वही एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पा रहे। हाँ भयंकर लड़ाइयाँ बजती हैं उनमें, देखिए ठीक बहुत है, सारी और वीडियो। वो इसका इसका कॉस्ट कौन बेयर कर रहा है? पड़ोसी। हाँ, क्योंकि जब ये दोनों लड़ाई करते, रात के 3 बजे लड़ाई करने शुरू करते, सारा पड़ोस उठ जाता उड़ जाता है। हाँ। है। तो ये सिचुएशन भी होता है। तो ओके। ये है। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि एक घर में बच्चों के लिए डॉग्स होना बहुत ज़रूरी है, उनके इमोशंस के लिए, कैसे ज़रूरी है? एज अ किड जब मैं छोटा था, मैं दिल्ली में ही पढ़ा हूँ, सेंट कोलम्बस स्कूल में पढ़ा हूँ दिल्ली में। जी। ठीक है, तो मैं बड़ा हाइपर एक्टिव बच्चा होता था। अच्छा। मेरे हाथ पैर, जैसे मैं इतनी देर से शांति से मेरे हाथ बिना हिले बैठे हैं, वो बचपन में भी ये ग्लास, ये कप भी उड़ा हुआ मिलता और माइक भी उस तरफ पे मिलता। ओके। तो मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि ऐसा कुछ तो होगा कि इस बंदे को थोड़ा शांत किया जाए। तो उन्होंने मुझे गेम्स में डाला, इसमें डाला, उसमें डाला, कुछ खास फ़र्क नहीं आया। तो हमारे घर के अंदर एक समर, एक बहुत ही सुंदर सा एक गली का डॉग, अंदर गली का डॉग मीन्स कम्युनिटी डॉग, जी जी। किसी ने छोड़ दिया था, उसके गले पे कॉलर था, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने छोड़ दिया और वो हमारे घर के अंदर आ गया। तो पापा ने उसे पहले तो दूध पिला दिया, मम्मी से डांट खा ली कि दूध क्यों पिलाया भैया तुमने उसे। फिर उसके बाद दूसरे दिन मम्मी ने ही पिला दिया, भाई भूखा पड़ा है, जा भी नहीं रहा। तीसरे दिन हमने तो भाई भूख हड़ताल शुरू कर दी कि भैया ये डॉग तो अब हमारे पास ही रहेगा। उस डॉग को हमने नाम रखा शैगी। शैगी मतलब बिल्कुल ऐसे हिले हुए बाल और ब्राउन कलर का। वो डॉग मेरे साथ 10 साल रहा। अच्छा। और वो मेरा शायद बेस्ट फ्रेंड था। मैं उससे कुश्ती भी लड़ता था, मैं उससे खेलता भी था, मैं उसको अपनी बातें भी सुनाता था, जो मेरी फ्रस्ट्रेशंस एज ए चाइल्ड होती थी वो भी बताता था। एंड एज उसको घुमाना भी मेरी ड्यूटी हो गई थी, क्योंकि मैंने बोल दिया था मैं रखूँगा। खाना भी खिलाना मेरा ड्यूटी था, घुमाना भी मेरा ड्यूटी था। तो विद इन द नेक्स्ट 10 years देयर वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन विद इन मी, द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी that comes on to a child when he starts loving unconditionally. Then it doesn't become about me, it becomes about us. राइट। जो बहुत बड़ी बात होती है। तो आज के तारीख में भी ये जो बच्चे एक अपने मोबाइल्स के अंदर खोए हुए हैं, if you give them a dog which will understand them, not very large, ये नहीं कि आपने छोटे बच्चे उठा के एक रॉटवीलर दे दिया वो उसको खींचता हुआ भाग रहा है, नहीं। गिव देम अ स्मॉल डॉग एंड गिव हिम अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि फीडिंग आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड उसकी कोम्बिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुबह आप स्कूल जा रहे हो बेटा तो मैं घुमा दूंगा, लेकिन बाकी 2 बार आपको घुमाना है, एंड यू विल सी अ पॉजिटिव चेंज इन द चाइल्ड। अच्छा। एंड आप खुद ही देख लीजिए, जितने यूएस में हॉस्पिटल्स है, दे हैव गॉट डॉग्स व्हिच आर मेंट टू जस्ट वॉक अराउंड द कैंसर वार्ड। हाँ। आपने देखा होगा, बहुत वीडियोस आपने देखे होंगे, दे वॉक अराउंड द कैंसर वार्ड, व्हाई दे आर गिविंग लव। कुछ नहीं कर रहे, पूंछ हिला के घूम रहे हैं, लेकिन वो जो लव दे रहे हैं उसी से एक इमोशनल हीलिंग होती है। राइट राइट राइट। क्या हेल्थ इश्यूज डॉग्स में जो है वो अक्सर आते रहते हैं जिनसे कि हम लोग अनजान रहते हैं? अगर आपने एक मैमल पाला है, ठीक है ना, इट्स एनिमल, इट्स अ मैमल, तो जैसे एक इंसान है वैसे ही डॉग है, आपके ऑर्गन सिस्टम सेम है। तो कार्डियक इश्यूज से लेके, डायबिटीज से लेके, थायराइड से लेके, ये सारी बीमारियां आपके डॉग या कैट को भी आएंगी या आ सकती है, कैंसर हो या स्किन डिजीज़ हो। डॉग में भी शुगर होता है? बिल्कुल होता है जी, बहुत कॉमन है। और आप पूछो क्यों कॉमन है? हाँ बताइए। क्योंकि कोई घुमा ही नहीं रहा उनको। खाना बढ़िया दे रहे हो, काम 10 पैसे का नहीं ले रहे। तो वही जो इंसानों वाला हाल है, जी जी जी, वही हमारे डॉग्स में भी हो रहा है। शुगर बहुत कॉमन है, थायराइड बहुत कॉमन है। और एक जो मैंने बहुत ही एक नेगेटिव ट्रेंड देखा है, भेड़ चाल जी। 1990s में, आपकी डेट ऑफ बर्थ कब है अंकुर जी? 1991। 91। तो उस जनरेशन में जो डॉग होता था, उसके बाद 2 डॉग लोगों को याद होंगे, एक डोबरमैन और एक जर्मन शेपर्ड।
जर्मन शेफर्ड तो हाँ। और डोबरमैन, ठीक है। हर घर में, हर तीसरे घर में यही 2 डॉग मिलते थे। जी। जब मैंने 98 में प्रैक्टिस शुरू किया था, मैंने एक पग देखा था और मुझे ऐसे लगा कि मुझे कैसे 10 लाख की लॉटरी मिल गई। मैंने पग देख लिया जो सिर्फ विदेशों की किताबों में था। 2002 में वो वोडाफोन का ऐड आया जो पग का था। उसके बाद क्या हुआ, घर घर में पग, छोटे छोटे, ठीक है, घर घर में पग। उसमें क्या हुआ कि किसी ने ये नहीं सोचा कि जीन पूल तो इतनी सी थी, माँ बाप, ताऊ ताई माई यही तो थे, यही था हाँ। इसी जीन पूल से आपने आज इतने सारे पग बना दिए। तो इनब्रीडिंग हो गई। तो क्योंकि इनब्रीडिंग हो गई, कुछ बहरे थे, कुछ के पैरों में दिक्कत है, हार्ट प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, आई प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ऑल बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ब्रीडिंग। इनप्रॉपर ब्रीडिंग का मतलब ये कि जो स्पीसीज की बात आप कर रहे हो किसी दूसरी स्पीसीज से ब्रीड करा दिया? नहीं, आपने उतने ही पग से ब्रीडिंग करी ना। अच्छा। आपके पास मुश्किल से 50 पग होंगे दिल्ली में, लेकिन वो जीन पूल तो 50 पग ही था। जो आप 20 साल की एंसेस्ट्री देखते हो वो तो 50 डॉग से निकली है। अच्छा, जी जी, आप समझ रहे हैं? वो जीन पूल तो बहुत छोटी थी। तो सेम थिंग दे विल डू फॉर द नेक्स्ट ब्रीड विच बिकम्स पॉपुलर। उसके बाद अब बीगल बड़ा पॉपुलर हो गया और आज की तारीख में देखिए जितने बीगल्स हैं सब में स्किन डिजीज बहुत कॉमन है। उसके बाद अब आ गए हैं ये शिट्जूस पे। शिट्जू एक ब्रीड है जो बड़े सुंदर सा एक छोटा सा डॉग है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ब्रीड है। लेकिन अब सब शिट्जू ही खरीद रहे हैं, लेकिन कोई उसकी वेरिफिकेशन नहीं कर रहा कि उसकी क्या प्रॉपर मीटिंग हो रही है, क्या उसकी एंसेस्ट्री क्या है। तो क्या होगा, 10 साल में इस ब्रीड में बीमारियां फैल जाएंगी। सो एक साइंटिफिक ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज टू बी अडॉप्टेड। जीन पूल हैज टू बी वाइडेंड। जितना जीन पूल वाइड होगा उतने ट्रेट्स जो होंगे, जो नेगेटिव ट्रेट्स जब पास पास वाले रिश्तेदार के आते हैं ना तो ही वो डोमिनेंट होते हैं। तो बहुत पास के रिश्तेदार के जो नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं वो डोमिनेंट होके ऊपर आ जाता है। अच्छा। तो अगर हम दूर का जीन पूल यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम कम हो जाएगा। एंड दिस नाउ द डॉक्टर्स हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट इट। तो क्योंकि अब डॉक्टर्स बात करने लग गए हैं, लोगों को अवेयरनेस आ गया है। मैं एक जेनेटिक डिजीज़ की बात करता हूँ, हिप डिस्प्लेसिया जी, बहुत ही पेनफुल कंडीशन है। या एक और कंडीशन की बात करता हूँ, क्रिप्टोर्किड, यानी जो टेस्टिकल्स होते हैं वो अपने सैक में डिसेंड नहीं होते। अच्छा। या एक होता है या दोनों नहीं होते। अब ये दोनों बीमारियां ऐसी है, अगर उस डॉग ने मेट किया तो अगले जनरेशन में बीमारी जाएगी। तो क्या हमारी नैतिक जिम्मेवारी नहीं है कि हम ऐसे डॉग्स को ना ब्रीड करें? लेकिन ये नहीं होता। लोग देखते हैं कि मेरा डॉग है, बहुत सुंदर है, ये है वो, उसको मेट करते, लेकिन आपने अननोइंगली क्या किया, आपने नेक्स्ट जनरेशन में यही प्रॉब्लम भेज दिया, पास ऑन कर दिया। तो दिस हैज़ टू स्टॉप। यूएस में जहाँ एथिकल ब्रीडिंग, वहाँ भी बहुत सारे पपी मिल्स है जहाँ भगवान भरोसे सब कुछ चल रहा है। ये नहीं कि वेस्ट बहुत ही साफ है इन मामलों में ना जी। वहाँ पे क्या होता है कि वो जो डॉग्स जो जेनेटिकली इल है उनको ब्रीड नहीं करने देते। और क्योंकि उनको ब्रीड नहीं करने देते तो नेक्स्ट जनरेशन कम्स आउट टू बी हेल्दियर। ओके, ठीक है जी। सो मेनी ऑफ द डिजीजेस जो हम करंटली फेस कर रहे हैं, इट कैन बी रिड्यूस्ड विद अ साइंटिफिक ब्रीडिंग प्लान। तो ब्रीडिंग करने से पहले एक बार वेटरनरी से मिलना चाहिए। जो छोटे मोटे बेसिक टेस्ट है, मदर के साइड से फादर के साइड से दोनों करिए और एक प्रॉपर ब्रीडिंग कराएं एंड गेट अ हेल्दी पपी। इंडस्ट्री में ही ग्रोथ आएगी ना। देखिए, अगर सपोज अंकुर जी आपने एक डॉग रखा और 10 साल आपने बस उसकी मेडिकली सेवा करी, उसके बाद आप हाथ जोड़ दोगे, भैया नहीं और नहीं। लेकिन अगर आपने ऐसे ही डॉग रखा जिसने आपको 12 साल अनकंडीशनल लव दिया और आपको बिल्कुल आप परेशान नहीं हुए, फिर आप क्या करोगे? आप एक और पपी लाओगे बिकॉज यू वांट दैट फीलिंग अगेन। राइट। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। फॉर द इंडस्ट्री टू ग्रो, फॉर पीपल टू बी हैप्पियर पेट पेरेंट्स, देयर शुड बी अ बेटर साइंटिफिक ब्रीडिंग प्रोग्राम बाय एवरीबडी इन्वॉल्व्ड, वेटरियंस, ब्रीडर्स, पेट पेरेंट्स, ऑल स्टेक होल्डर्स। ओके, ये जो आपने भी बात बोली ना कि जो एकदम पास के जो होते हैं उसमें ब्रीड नहीं कराना चाहिए, मतलब ये वही है कि जैसे हम लोग बोलते हैं गोत्र में शादी मत करो। बिल्कुल सेम है ना।
बिल्कुल सही, गोत्र में शादी करोगे तो जेनेटिक बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एग्जैक्टली सही। ओके, तो क्या ऐसे साइन होने चाहिए जो पेट पेरेंट होते हैं उनको, डॉग्स के खास करके, क्या ऐसे साइन आप बताना चाहेंगे कि जिससे उसको ये महसूस हो जाए कि उसका जो पेट है, जो डॉग है, वो अनवेल है, ठीक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है उसको? चलिए, मैंने 3-4 किताबें लिखी हुई है अंकुर जी। अच्छा, जी, ठीक है। प्लीज, जी। एक उस किताब में मेरी फेवरेट लाइन ये है, से गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट टू योर पेट एवरी डे। अच्छा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि हर रोज, चाहे आप जितने भी बिजी हो, चाहे आपके पास 10 सर्वेंट हो, एक बार सुबह 5 मिनट हाथ फेरिए अपने डॉग के ऊपर, सर से पाँव पाँव तक, एक बार उसके साथ वॉक करिए, और सेम थिंग शाम को देखिए। आपको 100% अगर उस पेट में कोई भी चेंज है तो आपको तुरंत मालूम पड़ेगा। ठीक है। आपने आज देखा, उसके बाद 15 दिन बाद देखा, you will not know if the pet is unwell. Right. So if you spend just 5 to 10 minutes quality time morning and evening with your pet in the house, automatically signs of disease मालूम पड़ जाते हैं। स्किन रफ हो रही है, कई टिक्स आपको दिख रहे हैं, आपने उसको हाथ फैलाया, पैर मोड़ा, पैर में औ किया, उसको पैर में कोई दर्द हो रही है, आंख से डिस्चार्ज आ रहा है, कान से स्मेल आ रही है, कहीं से बाल उड़ रहे हैं, all this you will be able to see. So at a responsible pet parent, spend 5 to 10 minutes just looking at your pup, playing with him and spending time with him. क्या विजिट होना चाहिए, मतलब जैसे कि अपने पास अगर कोई पेट है, डॉग है, तो कब कब हमको विजिट करना चाहिए वैक्सीनेशंस के लिए या फिर उसकी देखभाल के लिए, जो वेटनरी को एक प्रॉपर, जैसे कि 6 महीने तो कुछ हुआ नहीं मान लीजिए, तो क्या हमारा कुछ ऐसा है कि जैसे बच्चों को वैक्सीनेशन होता है, हाँ 2 हफ्ते 1 महीने में होता है, फिर 2 महीने में होता है, 6 महीने में होता है, डॉग्स का क्या प्रोसेस है? चलिए, तो पहली बात है, जैसे ही आप एक पप खरीदते हो ना जी, एक बार एक वेटनेरियन को दिखा दो विद इन 24 आवर्स ऑफ बाइंग द पप। ओके। क्योंकि वो 2 बीमारियां होती है, पार्वो और डिस्टेम्पर, वो उनका टेस्ट करेंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो पप को वापस कर दो, क्योंकि फिर वो बीमार है पप, आप ही को अगले 20 दिन उसका इलाज करना पड़ेगा या 10 दिन इलाज करना पड़ेगा, वो पप वहीं से वापस हो जाता है। और अगर वेट ने ओके कर दिया है, वो आप अपने घर ले जाए, 7 से 10 दिन दे, 40-45 दिन पे पहला वैक्सीन लगाए। ओके। उसके बाद आपको एक 6 या 7 वैक्सीन का शेड्यूल मिलेगा, जो 5 महीने तक सब खत्म हो जाते हैं। हर क्लिनिक का अपना एक शेड्यूल है। 5 महीने के बाद 3 से 4 महीने में एक बार उसे पेट के कीड़ों की दवाई देनी पड़ती है। 3-3, 4-4 महीने में आपको वेट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खरीदें और खिलाएं। हर साल वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, जो बेसिक एनुअल वैक्सीनेशन है, एक वेट उसको एक बार एग्जामिन करेगा, एक बार देख लेगा इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, और यही सिलसिला आप विदाउट एनी हेडेक कंटिन्यू कर सकते हैं टिल द एज ऑफ 7 to 8 ईयर्स। चलिए, अब एक कैलकुलेशन करते हैं। जी प्लीज। ऑन एन एवरेज कहते हैं द फर्स्ट पपी ईयर इज 10 ईयर्स, ओके, एंड सब्सिक्वेंट एवरी ईयर इज 7 ईयर्स। तो कितना हुआ? अगर 3 साल का डॉग है, 14 + 10 24 साल। ठीक है। अब 5 साल का डॉग हो गया, सो अगेंस्ट 4 7 4 28 38 ईयर्स। तो जैसे ही आप पहुंच जाओगे करीब 9 ईयर्स पे, तो इट बिकम्स व्हाट, 7 8 56 + 10 66 ईयर्स। सो सडनली द एजिंग इंक्रीजेस। जब आपका डॉग 8 साल का हो जाए तो सडनली द एजिंग इंक्रीजेस वेरी फास्ट। उस टाइम पे यू हैव टू स्टार्ट डूइंग twice a year visits to the vet. ओके। उसमें एक बार आप अपने एक्सरे करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, ब्लड टेस्ट करा लो, एक बार कराओ या 2 बार कराओ। अगर पहले 8वें साल में सब कुछ नॉर्मल आए तो एक बार काफ़ी है, कुछ गड़बड़ी आए तो उन स्पेसिफिक टेस्ट को रिपीट करो। अब एक चीज़ और यहाँ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो जाइंट ब्रीड, जो ब्रीड्स को हम डिवाइड करते हैं, जाइंट ब्रीड्स, लार्ज ब्रीड्स एंड स्मॉल ब्रीड्स। जो जाइंट ब्रीड्स है ना, इनके एवरेज आयु ही 8 साल है। ओके। तो ऑब्वियसली 6 साल का जाइंट ब्रीड सीनियर सिटीजन हो गया, वैसे 6 साल का स्मॉल ब्रीड तो अभी यंग है, उनकी आयु जाती है 18 साल तक। तो जब वो स्मॉल ब्रीड का डॉग आता है, जब वो 12 साल 10 साल 12 साल होता है, स्टार्ट मेकिंग द वेट विजिट्स मोर फ्रीक्वेंट। सो डिपेंडिंग ऑन द ब्रीड यू हैव, लार्ज ब्रीड्स स्टार्ट एट 8 or 9 एंड स्मॉल ब्रीड स्टार्ट एट 10 with a 6 monthly visit to the veterinarian. And then depending on आप उस टेस्ट में आपको क्या दिखता है, आप उसको आगे प्रोसीड करिए। ओके। बहुत सारी मिथ्स भी अक्सर आ जाती है पेट्स के रिगार्डिंग, उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग। तो आप तो बहुत सारे पेट्स पेरेंट्स को मिलते हैं रोज़,
तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसी सोसाइटी में मिथ्स है रिगार्डिंग पेट्स हेल्थ और पेट्स जो कि आप क्लियर करना चाहेंगे कि अगर मैक्सिमम लोग पेट्स के बारे में या डॉग्स के बिहेवियर के बारे में ये सब चीज़ें सोचते हैं तो इट्स जस्ट लाइक अ मिथ्स, इसका रियलिटी से कोई लेन देन नहीं है? सॉल्ट एंड शुगर, अक्सर लोग कहते हैं हम, ये भी तो मैंने भी सुना है कि शुगर नहीं देना चाहिए और सॉल्ट नहीं देना हाँ, चाहिए। हाँ 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 जी, मॉडरेशन में कोई चीज़ बुरी नहीं है, ओके, ठीक है जी, मॉडरेशन में। और अगर हम जैसे हम कार्डियोलॉजी पढ़ते हैं डॉग्स में, तो उसमें लिखा गया है कि अगर आपको 1 किलो कैलोरी एनर्जी देना है तो 100 मिलीग्राम ऑफ सॉल्ट पर 1000 किलो कैलोरीज इज अलाउड। तो उस मात्रा में अगर हम नमक देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिस मात्रा में हम नमक खाते हैं, आई वुड नॉट रिकमेंड इट फॉर अ डॉग। अच्छा, ठीक है। शुगर ओकेशनली खाए तो मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगती। लोग कहते हैं खुजली हो जाता है, हम वेटनेरियंस भी थोड़ा सा एनकरेज कर देते हैं, वैसे ही हमारे पेट्स मोटे हो रहे हैं तो हम उसको शुगर भी अलाउ कर दे। सोचिए लैब्राडोर रोज 4 बर्फी खाए तो उसका क्या हाल हो जाएगा। इसलिए हम उस मिथ को थोड़ा सा प्रोपेगेट करते हैं। नमक डेफिनेटली इन मॉडरेशन अलाउड है। ओके, कुछ चीज़ें होती है जैसे कहते हैं कि डॉग्स को रेगुलरली नहलाओ, वो गलत है। डॉग्स को कम से कम नहलाना चाहिए। अच्छा, डॉग्स के शरीर के ऊपर एक वाटर प्रूफिंग कोट होती है जो एक नेचुरल कोट है, उसको नहलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। महीने में एक बार अगर प्रॉपरली आप बात दे तो दैट इज़ मोर देन इनफ इन अ कंडीशन लाइक इंडिया। और जब बिल्कुल ही एक एटमॉस्फेयर जो बिल्कुल साफ़ हो, पोल्यूशन फ्री हो, जैसे यूरोप में है और बाकी देशों में है, मैंने सुना है वो 2 महीने 3 महीने में एक बार नहला देते तो उनके लिए बहुत होता है। तो ऐसे जैसे इंडिया के हम लोग क्लाइमेट की बातें कर रहे हैं और वंस अ मंथ, एक महीने में एक बार, क्योंकि आप जितना नहला रहे हो ना, आप उसके स्किन को खराब कर रहे हो। यहाँ पे तो साबुन सर्फ के साथ में नहलाते हैं कुत्तों को, इसीलिए हम वेटनेरियंस कुछ कमा लेते हैं। नहीं, वो तो ना लाइटर नोट है। लेकिन अब क्या हो गया है कि इंस्टाग्राम का ज़माना आ गया, सब ने देख लिया कि एक वाटरप्रूफ बाथिंग होती है, वो जो एक फोम जैसा बात होता है, उसको मार दिया, रोज कुत्ते को रगड़ा दिया। ठीक है, आई डोंट एग्री विद इट। अच्छा, इतना केमिकल किसी के डॉग के स्किन पे नहीं लगना चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं कि हम जैसे ही डॉग को घर पे ले आते हैं हम उसके पंजे धो देते हैं। आई ऑल्सो डोंट एग्री विद इट, क्योंकि आप हर रोज दिन में 4 बार पंजे धो रहे हो, आपने उस स्किन के सारा नेचुरल प्रोटेक्शन उतार दिया है और धीरे धीरे उस डॉग को स्किन की प्रॉब्लम आएगी। जो नीचे ये पंजा ऐसा होता है, करेक्ट है ना, वो नीचे वाले है ना। ऑब्वियसली सर, हम इंडिया में घूमते हैं, वो बेचारे बाहर वॉक करके आते, पता नहीं किसने थूका है, किसने क्या किया है, गॉड नोस। सो एज ए पेट पेरेंट ही इज वेरी कंसर्न्ड, so he washes his pet's feet every day, maybe twice, maybe thrice. I personally don't agree with it. आपको साफ करना है, आप एक अच्छे तौलिए से साफ कर दीजिए, but don't put any disinfectant and don't put excess water. आगे जाके maybe 2 years 3 years पोडोडर्मेटाइटिस या पैरों के अंदर स्किन प्रॉब्लम शुरू होने का खतरा रहेगा। डोंट डू दैट। और क्या मिथ्स है? डॉग बाइट, अगर डॉग ने काट लिया तो मिर्ची लगा दो। नहीं, मिर्ची नहीं लगानी। गांव में तो सरसों का तेल, हाँ, और मिर्ची लाल वाली वो लगाते, कुत्ते ने काट लिया वो लगा दी। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ मिथ। वो तो प्रॉपर हाई लेवल का मिथ है। अगर आपको डॉग ने काटा है, पहले आप उसको अच्छे से साबुन से 15 मिनट के लिए धोइए, उसके बाद मीट अ डॉक्टर एंड टेक अ वैक्सीनेशन। ओके, ठीक है। अगर आप अपने वैक्सीनेशंस रखेंगे तो आई थिंक मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हिच वी आर सीइंग, ऑल दैट विल बी सॉर्टेड आउट। बट प्लीज वॉश थरली फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स। वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, ये धोना। अच्छा, क्या हर डॉग्स के काटने से रेबीज होता है? नहीं, ये मैं एक बहुत ब्रॉड एक स्टेटमेंट बताता हूँ। बाइट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रवोक्ड बाइट होता है, एक अनप्रवोक्ड बाइट है। अब मेरे साथ एक डॉग बैठा है जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, मैंने उसे पकड़ के कान खींच दिया, उसने मुझे काट लिया, तो क्या वो प्रवोक्ड बाइट है या अनप्रवोक्ड बाइट है? प्रवोक्ड। ठीक है, उसका तो, अरे यार वो सो रहा था, मैंने उसको पकड़ के छेड़ दिया तो मुझे ऑब्वियसली काटेगा। मैं रोड पे चल रहा हूँ, एक डॉग आके कहीं से मुझे काट के चला जाए, उसको अनप्रवोक्ड बाइट कहते हैं। दोनों में आपको सावधानी बरतनी है, लेकिन अनप्रवोक्ड बाइट में ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी।
अच्छा, जो अचानक से कुत्ते, जैसे किसी को ये लिफ्ट में काट लिया, किसी को पार्क में कोई आदमी घूम रहा है उसको किसी ने आके काट लिया, कुत्ते ने काट लिया जिसमें कोई कारण ही नहीं था, तो वो ज्यादा डेंजर हो सकता है इन हो कंपैरिजन सकता है। मैं लिफ्ट की बात नहीं करूंगा, लिफ्ट में तो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म आता है, मालिक खड़ा है मेरे बगल पे, ही माइट बी इवन टेंडिंग टू प्रोटेक्ट हिज ओनर। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि बस हम चल ही रहे हैं पार्क में, सडनली दौड़ता दौड़ता आके मुझे काट के चला जाए, वो तो एक टोटली अनप्रोवोक्ड बाइट हो गया ना। देखिए एग्रेशन भी अपने में एक स्टोरी है, मैटरनल एग्रेशन है, प्रोटेक्शन एग्रेशन है, डोमिनेंस एग्रेशन है, मैटरनल एग्रेशन है, माँ अपने बच्चे को बचाएगी, डॉग अपने मालिक को बचाएगा, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एग्रेशन, ठीक है ना। एक तो होता है कि फालतू में आके काट कर चला गया, तो उसमें आपको ज़्यादा रिस्क हो सकता है, यू हैव टू बी केयरफुल। और क्योंकि रेबीज में ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा है, वैक्सीनेशन इज द ओनली सोल्यूशन, और you have to get to your doctor and you have to get vaccinated immediately after washing within 24 hours if it is possible. तो जितने भी हम पेट्स होते हैं उनमें सारा एक वैक्सीनेशन होता है जिससे कि अगर वो काटे भी तो डॉग्स को तो वैसे ही लगता है, हर साल लगता ही लगता है, तो कायदे से तो वो प्रोटेक्टेड है, लेकिन ऐसा कोई वैक्सीन है जो 100% आपको गारंटी देता है, तो इसको बोलते हैं पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन। बाइट हो गया है उसके बाद भी हम थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए आगे वैक्सीन ले लेते हैं। और ये भी एक मिथ है कि हमारे नाभि के चारों तरफ 14 इंजेक्शन लगाएंगे, कुछ नहीं है, हाथ पे लगता है इंजेक्शन, आपको 5 वैक्सीन है, शोल्डर पे लगते हैं 1 महीने के गैप में, ज़्यादा कुछ दर्द नहीं होता है, सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री मिलता है, प्राइवेट में भी मिलता है, आप कहीं से भी अपने लिए लगा सकते हो। सेम स्टोरी गोज टू अ डॉग ऑल्सो। अगर आपके डॉग को भी किसी और डॉग ने काटा, अच्छा, तो भी आपको पोस्ट बाइट वैक्सीन लगवाना पड़ेगा डॉग को। यही चीज अगर सेम एज विथ ह्यूमन बीइंग्स, डॉग्स को भी अगर काटा है तो उनको भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए जी। तो उनको भी प्लीज मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू कहना चाहूंगा कि डोंट टेक इट लाइटली, वैक्सीनेट करवा लीजिए। ओके, बिल्लियों से भी होता है रेबीज अगर काट ले तो? एनी वार्म ब्लडेड एनिमल, किसी भी वार्म ब्लडेड एनिमल से रेबीज फैलने का खतरा है। अच्छा, एक चीज़ मैंने और सुनी है कि जैसे जिस डॉग ने काटा है अगर वह 10 दिन के अंदर मर जाता है और डॉग जो है डेथ हो जाती है, तो समझो उसको रेबीज था और आपको भी उससे बचना। इट इज़ अ जनरलाइज्ड रूल, हाँ जी ये सही है, जनरलाइज्ड रूल है, क्योंकि वो कहते हैं कि वो जो वायरस है वो सलाइवा में लास्ट 10 डेज में आता है। अच्छा, लास्ट 10 डेज में ही सलाइवा के अंदर वो वायरस आता है, इसीलिए लास्ट 10 डेज में अगर वो मर गया तो यू आर एट हायर रिस्क, इसीलिए डॉग को 10 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में भी रखने के लिए कहते हैं। तो या दैट इज ऑल्सो ट्रू। ओके, और अगर मान लीजिए डॉग ने काट लिया और अगर डॉग को भी इंजेक्शन वो लगा दिया जाए वही पोस्ट बाइट वाला और ह्यूमन को भी, तो क्या वो बचेगा डॉग या नहीं? नहीं, अगर उसको रेबीज हो चुका है फिर वो कैसे बचेगा? एक बार किसी डॉग के अंदर वो पहली बात तो सारे डॉग्स को रेबीज तो है ही नहीं। ये रेबीज डॉग ये मतलब आता कहाँ से? बाहर से कुछ ऐसे आता है? इट्स अ वायरस। ओके, इट इज़ अ वायरस। अब मान लीजिए एक डॉग है जिसको कोई वैक्सीन लगी ही नहीं हो, उसको एक रेबीज वाले डॉग ने आके काट लिया, तो उसको ना कोई पोस्ट-बाइट वैक्सीनेशन लगाया, ना आपने धोया, ना कुछ नहीं किया, तो ऑब्वियसली उस वायरस को फ्री एंट्री है उसकी बॉडी में, तो वो ग्रो करेगी, तो उसके अंदर रेबीज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। स्किन डिजीज की अगर बात की जाए तो डॉग्स में कैसी कैसी स्किन डिजीज है जो हो सकती है जिसको हमको ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आजकल हमने देखा है बहुत कीड़े भी हो जाते हैं और कुछ कीड़े ऐसे होते हैं उनके अंदर स्किन में मतलब जो है घुसे रहते हैं। वो डर्मेटोलॉजी वेटनरी का ऐसा विभाग है जी जो अच्छों के नींद उड़ा देता है। जैसे ह्यूमन डर्मेटोलॉजी है, वैसे ही वेटनरी डर्मेटोलॉजी है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो बड़ी आराम से सॉल्व हो जाती है, जैसे आपने बोला ये कीड़े हैं, आजकल तो स्प्रेज आ गए, इंजेक्शन आ गए, टैबलेट्स आ गए, एक गोली है मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक गोली आ गई, उसको आपने खिला दिया 3-4 महीने के लिए, एक भी टिक नहीं आता। अच्छा, ठीक है, वो सब तो इजी पार्ट है। सेम वे एलर्जिक मैनिफेस्टेशन ऑफ स्किन जो है, जो एलर्जी होती है, वो बहुत ज़्यादा किसी ब्रीड्स में होती है। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, बीगल जो मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले। बीगल ऐसी ब्रीड है जिसको एटोपी या स्किन एलर्जी बहुत ज़्यादा है। वो 2 कारणवश हो सकती है, या तो एनवायरनमेंट से या फूड से। अच्छा, जैसे इंसानों को आपने सुना होगा बहुत लोगों को ग्लूटेन एलर्जी होती है, वो रोटी नहीं, आपने
आयुर्वेदाचार्य जी से भी बात करी थी, उन्होंने भी आपको ग्लूटेन के बारे में बताया होगा। तो वैसे ही डॉग्स में भी बहुत सारी चीज़ है, कुछ डॉग चिकन नहीं खा सकते, कुछ डॉग अंडे नहीं सह सकते, कुछ डॉग रोटी नहीं खा पाते, कुछ डॉग चावल नहीं खा पाते। एनी प्रोटीन कैन कॉज एन एलर्जी। सो इन बीमारियों में, जिसको एटोपी बोलते हैं इन जनरल, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व बिकॉज इट इज़ योर इम्यूनिटी विच इज़ ऑल्टर्ड। तो वहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है वेटनेरियन के लिए, वो दुविधा में आ जाता है कि हम इसको क्या करें, क्योंकि ऐसा कोई क्लियर का टेस्ट भी नहीं है कि मैं बता सकूं, या आपको बता भी दिया कि चलो जी आपको डस्ट माइट से एलर्जी है, आप कर क्या लोगे? अब घर बेच के दिल्ली छोड़ के मसूरी तो जा नहीं सकते, डॉग और आपको तो यही सरवाइव करना है। और दिल्ली का मुझे एक कॉर्नर दिखा दीजिए जहाँ डस्ट नहीं होगा। घर में डस्ट है, घर में भी डस्ट है, तो ये डस्ट माइट्स हो गई, या पोलन एलर्जी हो गया। अब पोलन के लिए क्या कर सकते हैं? तो ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, और वही सारी, जैसे मैंने आपको हार्ट और लंग के लिए बोला, चाहे ऑटो इम्यून डिजीज हो लाइक पेम्फिगस हो, या कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज आप सोचो, वो सारी डॉग्स में अवेलेबल है। सारे वही बैक्टीरिया अवेलेबल है, चाहे वो स्टेफाइलोकोकस हो, स्ट्रेप्टोकोकस हो, वो भी सारे अवेलेबल है। सो इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ क्विक डायग्नोसिस एंड क्विक ट्रीटमेंट। ठीक है। एंड यहाँ पे ओवर द लास्ट 5 to 7 years एक बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए एक अवेयरनेस आया है। अपार्ट फ्रॉम कन्वेंशनल एलोपैथिक मेडिसिन, वेटनरी होम्योपैथी ने भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया है जी। क्योंकि एक फ़र्क है, कहते हैं कि एलोपैथी सप्रेसेस, होम्योपैथी एक्सप्रेसेस। होम्योपैथी अंदर से साफ करते हुए बाहर आता है। एलोपैथी इज अ वंडरफुल साइंस। आई एम एक्चुअली अ एलोपैथ, मैंने एक डिग्री ली है होम्योपैथी में भी, बट आई एम मेरा मेन काम सर्जरी और एलोपैथी में ही है। बिल्कुल है। लेकिन आफ्टर 30 years मैं रियलाइज करने लगा हूँ कि मेरे लाइन में भी लिमिटेशंस है। वो वही लिमिटेशन समझ सकता है जो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है अपने करंट मेडिकल प्रैक्टिस से, अपने वेटनरी प्रैक्टिस से, जिसने देखा है कि मैं कुछ चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। वहाँ एक होम्योपैथी एक बहुत ही एक ब्यूटिफुल हीलिंग ऑल्टरनेटिव आता है। क्योंकि वो होम्योपैथी का फंडामेंटल क्या है कि लाइक क्योर्स लाइक। जो एक प्रोडक्ट एक दूसरे प्रोडक्ट की तरह ही, मानिए सल्फर है, सल्फर आप जानते हैं? जी जी। गंधक, समझ गया। गंधक अपने हाथ में लगा के देख लिए क्या होगा, वो जलेगा। अच्छा, ठीक है। तो सल्फर एज अ होम्योपैथिक मेडिसिन इज ऑल साइंस ऑफ हीट। हाँ, ठीक है। तो सल्फर पेशेंट विल बी एंग्री, सल्फर पेशेंट्स का स्किन हमेशा बहुत ही गंदा रहेगा। सो होम्योपैथी का एक टेंजेंशियल ऑपोजिट टेक होता है स्किन डिजीज पे। तो उससे भी आजकल हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखने लगा है, और काफ़ी वेटनरी डॉक्टर्स होम्योपैथी के तरफ भी रुझाव दिखा रहे हैं। ये नहीं कि अपना प्राइमरी फोकस लूज कर रहे हैं, नहीं, बट एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के तौर पे आप नहीं कर रहे, रेफर टू अ होम्योपैथ, ही कैन हेल्प यू विद इट। End of the day what matters is that the patient gets better. ओके, तो होम्योपैथी भी पेट्स को ट्रीट करता है? बिल्कुल करता है। आयुर्वेदिक भी करता है। आयुर्वेदा तो बहुत है, बहुत सारे ऐसी दवाइयाँ हैं। हमने जैसे अभी आपने बोला, तो मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि हमने आज तक जो है जो भी वेटनरी डॉक्टर देखे वो एलोपैथिक वाले ही देखे। होम्योपैथी आप उनके शेल्फ में देखिए, आपको लिव 52 मिलेगा। अच्छा, आपने सोचा ही नहीं इसके बारे में कि लिव 52 कहाँ से आ रहा है? लिव 52 क्या है? होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है। आयुर्वेदा है, वो तो उनके शेल्फ पे पड़ी है। हर क्लिनिक में होती है लिव 52। वो है ही इतनी बढ़िया चीज, तो क्यों नहीं है? ठीक है। हाँ, क्या उन्होंने स्पेशली इसको पढ़ा है? आई डोंट नो। लेकिन जो लोग थोड़ा रुझाव रखते हैं, थोड़ा सा वाइडन करना चाहते हैं अपने स्कोप को, आई थिंक यू कैन डू इट। ओके। हम क्या करते हैं अक्सर कि जब भी डॉग्स या फिर कोई कम्युनिटी डॉग्स है वो आ जाते हैं हमारे घर पे ऐसे घूमते फिरते, तो हम किसी को हमने दूध डाल दिया, किसी को हमने ब्रेड डाल दिया, रोटी हमने डाल दी है, जो भी कुछ बना है घर पे हमने सोचा कि कुछ छोड़ो यार, ये बच गया, एक काम कर कुत्ते को डाल दो, ऐसा बोलते हैं अक्सर। ठीक है, तो वो हमने डाल दिया। तो क्या फूड्स ऐसे कौन कौन से जो खाने हैं या फूड्स है जो डॉग्स के लिए डेंजरस हो सकते हैं, जो हम अक्सर उनको दे देते हैं और वो बेचारे खा भी लेते हैं, बट उसका खामियाजा आई थिंक वही भुगतते होंगे? तो क्या हो सकता है? एज आई टोल्ड यू अंकुर जी, अगर कोई फूड एलर्जी हो तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते जी। बट नॉर्मली हम किन को देते हैं? हम अपने कम्युनिटी डॉग्स को ही ज़्यादा ये फूड देते हैं, और वो हमारी तरह है, इंडिया वाले हैं। हमारी जो अंदर की कॉन्स्टिट्यूशन है ना,
बहुत स्ट्रांग है। हमारी अंदरूनी ताकत इस एनवायरनमेंट को झेलने के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप फॉरेन ब्रीड से अच्छा एक देसी पालो, डॉक्टर को भी कम खर्चा करोगे, हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और एक्सीलेंट गार्ड डॉग्स। आप निकल के देखिए गली में कभी रात को, पहली आहट में उनको पता लग जाता है कि कोई आया है। सो दे आर वेरी गुड डॉग्स। द कम्युनिटी डॉग्स अगर सब लोग अडॉप्ट करने लगे, एक तो ये कम्युनिटी के डॉग्स का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, और दूसरा हेल्दियर रहेंगे, पेट पेरेंट्स को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, एंड दे आर वेरी गुड पेट्स। मैं आपको बताया मेरा पहला वाला डॉग बिल्कुल ही कम्युनिटी का था, मेरे साथ बड़े प्यार से रहा, एनुअल वैक्सीन के सिवाय कभी उसने किसी डॉक्टर की शक्ल ही नहीं देखी। अच्छा, अब आप आए मेरे को पूछने के लिए कि क्या क्या नहीं देते जी। अंगूर नहीं देते, रेजिन नहीं देते, अंगूर का जो सूखा हुआ किशमिश और अंगूर नहीं देते, प्रॉब्लम्स आती है किडनी में। अंडा आप दे सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि इसे उबाल के दें। कच्चा अंडा लॉन्ग टर्म मसल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो अंडे को उबाल के दें। जितनी भी ये नोकीली हड्डियां हैं, फिश बोन्स, चिकन बोन्स, डॉग्स को अवॉइड करें। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जी। आज डॉग तो हमारे साथ डोमेस्टिकेटेड हुए अरसा हो गया, जैसे इंसान को कभी खाना मिलता था कभी नहीं मिलता था, उनका भी यही था। तो उनका नेचर ऑफ अ एनिमल इज ऑलवेज टू ईट वेरी फास्ट, करेक्ट? तो ये ईट वेरी फास्ट, बिल्कुल सबको जितना जल्दी है वो खा लेते हैं, और बाद में आराम से लेट के उसको पचाते हैं। तो ये जो बारीक वाली हड्डियां होती है, तो ब्रिटल बोन्स जिनको बोलते हैं, चाहे वो फिश की हो या चिकन की हो, ये गले में फंस सकती है। तो अवॉइड गिविंग वेरी ब्रिटल बोन्स। प्याज नहीं देना, बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं हम, कोई ज़रूरत नहीं है प्याज और गार्लिक देने की। एवोकाडो स्मूदी आप पिए, उनको ना दे। अच्छा, ठीक है। सोयाबीन उसको उबाल के निचोड़ के ही देना है, कच्चा सोयाबीन की बढ़िया बना के ना दे, थायराइड हो सकता है। डॉग्स को भी उबाल दे, निचोड़ दे, उसका जो गोइट्रोजेनिक फैक्टर है उसको हटा दे जी। उसके बाद आप दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चॉकलेट्स नहीं देनी, नहीं। डॉग्स को चॉकलेट्स के अंदर थियोब्रोमीन होता है इंग्रेडिएंट, उसको डाइजेस्ट करने के लिए डॉग में एंजाइम नहीं है, आपने वो दे दिया तो दिक्कत आ सकती है। और चलो मैं जो मनाही वाला लिस्ट है तो एक आपको दवाई बता देता हूँ। बिल्ली जो होती है ना जी, बिल्ली वाकई में बादशाह है। उसको डॉक्टर को ही दिखाओ तो बेटर है। अच्छा, बहुत से ऐसी बिल्लियाँ आती है जो आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पॉडकास्ट को सुने। बिल्ली को आप पैरासीटामोल या क्रोसिन नहीं दे सकते, बिल्ली मर जाएगी। अच्छा, हाँ, आई होप लोग ये सुने, अंडरस्टैंड करें, इस अवेयरनेस को स्प्रेड करें कि क्रोसिन और पैरासीटामोल कैन किल अ कैट, इवन 1 or 2 डोजेस कैन किल अ कैट। वो लिवर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्या बात करते हो? हाँ, और लोग देते हैं इसको, आइडिया नहीं है ना जी। अच्छा, वो जान के क्यों करेगा? हाँ, एक जान के कोई कुछ नहीं करता, बट अवेयरनेस इज नॉट देयर। तो नाउ यू कॉल मी, आई हैव टोल्ड यू, मे बी समबडी विल स्प्रेड इट टू हिज फ्रेंड सर्कल, दैट इज द वे न्यूज़ स्प्रेड्स। सो सिंस आई टोल्ड यू अबाउट द थिंग्स नॉट टू गिव, मैंने सोचा ये क्रोसिन का, मैं सोच के आ रहा था मुझे कहीं क्रोसिन को घुसाना है, मुझे कहाँ क्रोसिन घुसाओ, मैं सोच रहा था। डॉग्स को दोगे तो उनको कुछ नहीं होगा, अच्छा, कैट्स को दोगे तो बेचारी वो मर जाएगी। बहुत दवाइयाँ है कैट्स में, बहुत दवाइयाँ है, कुछ इंजेक्शंस है जो अवॉइड करते हैं। कैट्स वाकई में थोड़ी सेंसिटिव है, तो थोड़ा डॉक्टर को ही दिमाग लगाने दे उस फील्ड में, ओके, वो बेटर रहेगा। जब कोई पपी हम लोग लेके आते हैं, वो छोटा होता है, और जब वो धीरे धीरे परिवार में मतलब बड़ा होने लगता है, तो हमें जो पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी एज बढ़ने के साथ साथ उसको वो सब चीज़ें मिलती रहे, जिससे कि उसकी हेल्थ भी अच्छी रहे, वो ग्रो भी अच्छा करे? मैं इसके पहले एक और बात बता दूं, प्लीज, आई एम नॉट इंटरप्टिंग। नहीं प्लीज। जब बड़ा हो रहा है ना जी, एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा जी, आप एक डॉग खरीद सकते हो जी, तो आपको उसके ट्रेनिंग पे भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या हम अपने बच्चों को 12 साल स्कूल और 3 साल कॉलेज नहीं भेजते? बिल्कुल। तो क्या एक जानवर को, मैं डॉग्स को बच्चा ही बुलाता हूँ लेकिन है अल्टीमेटली जानवर, क्या हमें उसे 4 से 5 महीने की अच्छी ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल। या तो आप खुद करें, बिकॉज मैंने हमेशा बोला है कि देयर इज नो बेटर ट्रेनर देन द पेट पेरेंट हिमसेल्फ, क्योंकि उसकी जो बॉन्डिंग अपने पेट के साथ है वो किसी ट्रेनर की नहीं हो सकती। आप खुद करो अगर आपके पास टाइम हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है, लेट अ डॉग ट्रेनर ट्रेन हिम
and last 1 or 2 months you take over and let the trainer just stand on the side and you give all the commands. क्योंकि देखिए है तो वो एनिमल जो एक समाज में रह रहा है, करेक्ट. आपने उसको बोला सिट तो वो वहाँ बैठना चाहिए बिना हिले. बिल्कुल. आप पार्क में ले जा रहे हो, आपके बगल में चलना चाहिए, खींचना नहीं चाहिए ताकि वो लोगों को वहाँ परेशान करे. सही बात है. तो ट्रेनिंग इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट. चलिए अब आपने मुझसे, सॉरी मैं ये अंदर घुसा दिया, लेकिन अब मैं आपसे अगर बात करूं न्यूट्रिशन के लिए, तो बच्चों को चाहिए प्रोटीन. बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए. ऑब्वियसली उनकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम है तो बच्चे, तो उनको कार्बोहाइड्रेट्स की भी क्वांटिटी बढ़िया चाहिए. उसके अंदर यू विल हैव टू सी दैट ऑल द मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम एक्सेट्रा इज प्रॉपरली अवेलेबल. एज द चाइल्ड ग्रोज इट्स बैलेंस बिटवीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. ओल्डर डॉग्स मसल मास लूज करते हैं जैसे हम लोग लूज करते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा प्रोटीन फिर से बढ़ाना चाहिए. लेकिन रेगुलरली किडनीज को स्टेटस चेक करते हुए प्रोटीन को बढ़ा के ऑप्टिमम क्वांटिटी में, जो वेट के हिसाब से होता है वो डॉक्टर आपको बता देगा. वी विल इंक्रीज द प्रोटीन क्वांटिटी. आप या तो हाउस फूड दे सकते हो या डॉग फूड दे सकते हो, दोनों में कोई खराबी नहीं है. हाउस फूड अगर आप देना चाहें, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का भी इश्यू आता है, तो प्लीज़ बैलेंस इट प्रॉपरली. एंड अंकुर जी, मैं पिछले 1 साल से कार्डियोलॉजी, वेटनरी कार्डियोलॉजी में एक डिग्री ले रहा हूँ जी. तो मुझे एक चीज़ बड़ी स्ट्राइक हुई कि न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट ऑफ डिसीज़ कितनी ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल, जो बिल्ली होती है वो, उनके पास टॉरिन और आर्जिनिन बोल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको बॉडी में बनाने की क्षमता नहीं है. तो अगर आपके पास टॉरिन और आर्जिनिन नहीं है और आप एक कैट को प्योर वेजिटेरियन रखते हैं, तो इट कुड डाई. कैट कैन नॉट लिव प्योर वेजिटेरियन. अच्छा, ठीक है. सेम वे अगर एक डॉग है और उसको आपने 100% प्योर वेजिटेरियन रखा, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है उसको कार्डियक डिजीजेस एट अ ओल्डर एज आ सकती है. ये मैं सवाल आपसे पूछता भी कि जो फैमिली वेजिटेरियन है, बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन, आई एम प्योर वेजिटेरियन, आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन. हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने जो है डॉग मैं पालना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, तो मैं तो उसको अपनी डाइट दूंगा, मतलब अपने घर की बनी हुई डाइट दूंगा, कुछ ऐसा दूंगा जिसमें कि नॉन वेज का कम से कम इस्तेमाल हो. करेक्ट. तो सर हम हफ्ते में 2 बार तो एक पैकेट फाड़ के दे ही सकते हैं उनको. एक सील्ड पैकेट आता है, फाड़ के उनको खिला दीजिए, घर के बाहर ही खिला दीजिए. अगर आपको घर के अंदर आने में दिक्कत है, आता है उनके लिए, आता है, उसको फाड़ के खिला दीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत है. ओके. अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए एक होता है ना जो डॉग्स की जो सेवा करते हैं, बहुत लोग ऐसे आते हैं, मैं भी अपने आसपास लोगों को देखता हूँ कि एक गाड़ी के पीछे, अपनी कार के पीछे जो है डिग्गी में कुछ बर्तन में लेके आते हैं और जितने भी स्ट्रीट डॉग होते हैं सबको थोड़ा थोड़ा देते ताकि वो खा ले. तो ऐसे लोगों के लिए सवाल है कि जो लोग डॉग्स को खिलाना चाहते हैं, वो क्या चीज़ वो बना सके जो कि डॉग्स की हेल्थ के लिए भी अच्छा है, उनकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा है और आसानी से जो है वो बना के उसको खिला भी दे. प्रोटीन चाहिए. प्रोटीन में आपका पनीर आ गया. अच्छा, पनीर आ गया और अंडे आ गए जी. ये तो हम आराम से दे सकते हैं. सोयाबीन से बढ़िया कोई प्रोटीन, आई थिंक आप ही के किसी मैंने पॉडकास्ट में सुना था, सोयाबीन इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, वेजिटेरियन प्रोटीन. उसको उबाल के निचोड़ के काट के दीजिए, राइस दे दीजिए, चावल और दही दे दीजिए, काम हो गया. ठीक है. एक पैकेट डॉग फूड फाड़िए, थोड़ा सा एक पैकेट डॉग फूड डाल दीजिए, सारे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करके दे दीजिए, कोई इशू नहीं है. सर कम्युनिटी डॉग्स में एक और चीज़ है, दे ऑल्सो हंट रैट्स. हाँ, बहुत ज़्यादा दे हंट रैट्स, सो दे ऑल्सो टेंड टू गेट प्रोटीन फ्रॉम देयर. हम इस चीज़ को भूल रहे हैं. अगर आपने एक कम्युनिटी से कम्प्लीटली डॉग्स को एलिमिनेट कर दिया, आपने तो एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया है. क्या होगा? उसकी जगह में या तो चूहे आएंगे या बिल्ली आएंगे या बंदर आएंगे. जीव जीवस्य सजीवनम, एक जीव दूसरे पर निर्भर है. ठीक है. आप कोशिश करके देख लो. मैं जिस पार्क में वॉक करता हूँ वहाँ बंदर अक्सर आते हैं. ठीक है. जिस दिन वहाँ डॉग्स नहीं होते ना, मैं उस वॉक में चल नहीं पाता. इतना परेशान करते हैं बंदर. परेशान नहीं करते, बट मंडरा रहे हैं ना ऊपर, एंड दे कुड बाइट. डॉग्स तो कभी कभार रेयरली बाइट करता है. मंकीज का प्रवोक बाइट ज्यादा होता है और ये हम नॉन फैक्ट है. बिल्कुल सही बात है. ठीक है. तो दिस इज एन environment. Everything has a part to play in it. Everything, every animal. So they are getting also part of the nutrition from outside. बाकी जितने एनिमल फीडर्स है वो
खाना तो खिला ही रहे, वरना इतने सारे डॉग जिंदा कैसे रहते दिल्ली में। तो सर अभी जो हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए थे कि सारे डॉग्स को जो है एक शेल्टर में और डाल दीजिए, जितने भी कम्युनिटी या स्ट्रीट डॉग है। और उसके बाद जो देश में बवाल हुआ और जितने डॉग्स लवर हैं वो जो सड़क पे आए, जो प्रोटेस्ट किया, और फिर उन्होंने बदला कि एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा उन पे हेल्थ पे ध्यान दीजिए, उनकी वैक्सीनेशन पे वो ध्यान दीजिए। तो आप क्या चाहते हैं कि जैसे, क्योंकि डॉग्स जो है हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है फिलहाल, सरकार को उसके लिए क्या करना चाहिए या समाज को उसके लिए क्या करना चाहिए ताकि इस तरह की कंडीशन ना आए कि पूरे डॉग्स को जो है एक शेल्टर में अलग कहीं से बंद कर दे? हम एक ऐसा देश है जी। जो मून के साउथ पोल पे लैंड किए हैं। दुनिया का कोई और राज्य मून के साउथ पोल पे नहीं लैंड किया है। सही बात है। हमारे पास बहुत क्षमता है, ठीक है जी। जब वो हम चाहते हैं, जो दिल्ली मेट्रो बनाया वो कहीं और नहीं बन सकता था इतने क्राउडेड एरियाज में। यस। तो ये नहीं कह सकते कि हम नहीं कर सकते। हाँ। विल पावर की कमी है, बिल्कुल। पहली बात। जी। दूसरी बात, मैंने जो वेटनेरियंस ओथ लिया है लाइफ में, उसमें लिखा है फॉर द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट ऑल्सो। मेरे को एज ए वेटनेरियन सोसाइटी भी देखना है और एनिमल्स को भी देखना है। तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि डॉग्स अगर ह्यूमंस को काटे दैट इज़ राइट, उसको नहीं जस्टिफाई कर सकते। राइट। एट द सेम टाइम हम कैसे भूले कि इनको इस नंबर पे आने कैसे दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक जो ABC है, एनिमल बर्थ कंट्रोल ड्राइव है, वो फेल हुआ। लेकिन उसमें क्या डॉग्स दोषी है? नहीं। सो हमें ABC को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, इनकी नसबंदी और वैक्सीनेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। और उसके लिए जितने वेटनेरियंस हैं दिल्ली में और पूरे देश में, आई एम श्योर दे आर ऑल्सो विलिंग टू हेल्प। वो अपने स्पेयर टाइम में जितनी आप सर्जरीज कर सकते हैं, आई एम श्योर दे आर विलिंग टू पार्टिसिपेट। ज़्यादा से ज़्यादा, जल्द से जल्द अगर हम इनकी नसबंदी करें, वैक्सीनेट करें, एनिमल फीडर्स और जो एक्टिविस्ट है जो इनको ऑन द ग्राउंड देखते हैं, वो देखते हैं कि कोई डॉग कहीं कटा हुआ है, कोई इंजर्ड है, वो डॉक्टर के पास लाए, हम उनको वैक्सीनेट करें। एक ग्रुप एफर्ट लगेगा। एक RWA जो है, कोई भी ABC RWA, वो सारे इकट्ठा होके अपने डॉग्स को नसबंदी करवाए विद द नियरेस्ट वेटनरी डॉक्टर और थ्रू एन एजेंसी, MCD गवर्नड एजेंसी। बट जब तक वॉर फुटिंग पे ये सर्जरीज नहीं होंगी तो ये प्रॉब्लम कभी एक लॉजिकल सोल्यूशन पे नहीं आ सकता। मैं आपके थ्रू ये कहना चाहता हूँ, दिस इज नॉट अ वॉर बिटवीन एनिमल लवर्स एंड एनिमल हेटर्स। इट इज नॉट। इट इज somebody who is scared of dogs and somebody who loves dogs. राइट। बस यही है बात। हेटर्स और लवर्स तो है ही नहीं। एक डर रहा है और एक प्यार करता है। राइट। तो वही डॉग जो किसी को डरा रहा है वो किसी को प्यार भी कर रहा है। डॉग तो वही है। ठीक है, अगर बहुत ही एक एक्सट्रीमली फिरोशियस डॉग है, ऑब्वियसली ही कैन बी मूव टू अ शेल्टर। बट लाइक आई टोल्ड यू, एग्रेशन के भी कारण होते हैं। मैटरनल एग्रेशन, किसी माँ ने बच्चे दिए हैं, वो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करेगी। या अगर उसको जो फीडर है किसी को उसको आके धमकाए तो वो अपने पेट पेरेंट या एनिमल फीडर को बचाने का कोशिश करेगा। बट कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन ज़रूर हमें चाहिए, एक बैलेंस्ड व्यू चाहिए। सो आई थिंक जितने वेटनेरियंस हैं, एटलीस्ट आई एम विलिंग टू हेल्प। और जितना मेरे एंड से जितने हमारे पास एक्टिविस्ट आते हैं, हम उनको बोलते हैं आप लाओ, वील हेल्प यू एट मिनिमम कॉस्ट टू स्टेरलाइज दीज एनिमल्स। वी विल डू आवर बिट, जितना हमसे हो सकता है करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे। एंड बट पुटिंग देम ऑल इनटू अ शेल्टर पॉसिबल ही नहीं है। आप इतने डॉग्स को एक साथ रखोगे, वो एक दूसरे को काटेंगे, मारेंगे, बीमार हो जाएंगे और उसके बाद उनमें कुछ में कीड़े पड़ेंगे, कुछ होंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। और उनका फीडिंग बिल ही इतना हाई आने वाला है कि कोई उसको अफोर्ड कर नहीं सकता। आप एक चीज़ ना भूले, ये जितना इन्होंने बताया है कि इतना बड़ा हाई फीडिंग बिल आने वाला है इन डॉग्स को खिलाने के लिए, ये टैक्स पेयर्स जो एनिमल एक्टिविस्ट है अपने टैक्स पेड मनी से अभी उनको खिला रहे हैं। सो उनकी भी सराहना करनी चाहिए। राइट, बिल्कुल। सो एक सोल्यूशन की तरफ जाइए। एक हमें लड़ाई नहीं चाहिए, हमें एक सोल्यूशन चाहिए कि डॉग्स कम्युनिटी में रहे बट दे डू नॉट अटैक ह्यूमंस। वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके। एज ए वेटनेरियन मैं उसको नहीं कह सकता कि नहीं डॉग है इसलिए किसी को काट ले। नो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। राइट। इट हैज़ टू बी अ सोल्यूशन वेयर देयर इज लव बिटवीन द डॉग, द पेट लवर एंड द पेट फियरर। आई डू नॉट कॉल हेटर, जो डरता है, मैं वो कहूँगा। बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक सवाल था, वो मेरा छूट भी गया था, मैं चाहता था कि आपसे पूछूं, अचानक से मेरे दिमाग में आ गया। मैं छोटा सा उस पर आपका आंसर चाहता हूँ। वो ये कि जो डॉग्स
बच्चे दे देती है, जो कम्युनिटी डॉग्स होती है वो बच्चे दे देती है। और कुछ क्या होता है, किसी कारण से वो बेचारे बच्चे कुछ मर भी जाते हैं। तो एक जो कम्युनिटी जो एक आपने जैसे बोला एनिमल जो लवर है, जो डॉग लवर है, उसको क्या करना चाहिए उसके लिए, जिससे कि उसकी जो हेल्थ पे थोड़ा इम्प्रूव आए, उसके जो बच्चे हैं उनको अच्छा जो है अपनी माँ का मिल्क फीड मिले। तो एक क्या कर्तव्य होना चाहिए एक इंसान का सोसाइटी में कि जब बच्चा दे डॉग तो उसके लिए उसे क्या 2-3 काम करने चाहिए? एक तो एक एरिया जहाँ बच्चे आराम से रह सकते हैं, जहाँ गाड़ियों का ये नहीं है, बिकॉज छोटे बच्चे वो ऑब्वियसली दौड़ते फिरते रहते हैं, गाड़ी के नीचे आ सकते हैं। कोई बैक लेन थोड़ा सा बैरिकेड करके बैक लेन में रख सकते हैं, उनको वहीं पे फीड कर सकते हैं। जब 6 हफ्ते की हो गए अगर हम उनको लोकल वेट के पास ले जाके वैक्सीनेट कर सकते हैं। और जो न्यूट्रिशियस फूड है, कोई या तो पैकेट फूड या घर का खाना जो भी दे दे, आप मदर को ही फूड खिला दीजिए, वो दूध पिला देगी अपने बच्चों को राइट उसमें। और जैसे ही वो माँ बच्चों को फीड करना बंद करे, उसका तुरंत ऑपरेशन ज़रूर करवाइए, वरना 6-7 महीने बाद वो फिर प्रेग्नेंट हो जाएगी। ओके। वो फिर प्रेग्नेंट हो जाएगी। ओके। एक चीज़ मैं आपको, शायद मैं पहला पर्सन हूँगा जो आपको चेतावनी दे रहा हूँ इसको सोसाइटी के लिए, जी। कि अगर हम और सरकार और सारे एनिमल लवर्स इकट्ठे, वेटेरियंस इकट्ठे नहीं हुए, द नेक्स्ट एनिमल क्राइसिस विल बी कैट्स। ओके। क्योंकि डॉग साल में सिर्फ 2 बार बच्चे दे सकता है एट मैक्स, लेकिन बिल्ली साल में 4 बार भी बच्चे या 5 बार भी बच्चे दे सकती है। तो उनका जो पॉपुलेशन है वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। तो उनकी भी यही प्रतिक्रिया और इनका भी यही स्टेरिलाइजेशन करना आज से शुरू करेंगे तो 5 साल में उसका रिजल्ट दिखेगा। क्योंकि मैं उसका इनफ्लो क्लिनिक में देखने लग चुका हूँ। ज़्यादा इंजर्ड कैट्स आने लग रही है, ज़्यादा किटन्स आने लग गए हैं, बीमार कैट्स आने लग गई हैं, जो सारे कम्युनिटी एक्टिविस्ट ला रहे हैं। तो लेट अस ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग ऑन कैट्स। ब्रीड कराते वक्त किन 4 या 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए डॉग्स के? वैक्सीनेशन कंप्लीट बिफोर ब्रीडिंग। ओके। ब्रीडिंग करने के बाद आप वैक्सीनेट नहीं कर सकते। ओके। ब्रीडिंग करने से पहले पेट के कीड़ों की दवाई या डीवर्मिंग। ओके। ब्रीडिंग डिलीवरी से 1 हफ्ते पहले एक बार और डीवर्मिंग। ओके। 30 दिन के प्रेगनेंसी के बाद खाने की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। ओके। क्वांटिटी ऑफ फूड को बढ़ाइए आफ्टर 30 डेज। कभी भी गलती से भी ओवर सप्लीमेंटेशन ऑफ कैल्शियम नहीं करना टिल डे 50 ऑफ प्रेगनेंसी। ये भी आपको बता दो, डॉग्स और कैट्स की प्रेगनेंसी 60 डेज है। ओके। तो जब तक आखिरी 10 दिन ना हो अलग से एक्स्ट्रा कैल्शियम ना दे, वरना डिलीवरी के बाद माँ का कैल्शियम बनना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। Okay. तो प्लीज इंश्योर कि सिर्फ लास्ट 10 दिन में ही कैल्शियम दे। Okay. डिलीवरी के टाइम पे एक इमरजेंसी हॉस्पिटल का नंबर रखे। नॉर्मली तो एनिमल्स डिलीवर कर लेते हैं, लेकिन कुछ ब्रीड्स है जैसे आपका पग हो गया, बुलडॉग हो गया, जिनके माथे बड़े होते हैं, तो उनको डिस्टोकिया या बच्चे फंसने का खतरा होता है, तो कभी कभी सिजेरियन होने की नौबत आ जाती है। एंड अगर आपका रूटीन क्लिनिक दिन में बंद हो, रात को बंद हो, तो यू शुड हैव एन इमरजेंसी हॉस्पिटल टू रश टू इन द नाइट। सो यू शुड हैव सम लोकल कॉन्टैक्ट। ये भी आप रखिए। उसके बाद आपका केयर 4 से 6 हफ्ते का है बच्चों के लिए, और इट इज़ अ टैक्सिंग टाइम, क्योंकि 6 हफ्ते में अगर 5 बच्चे हो तो उनको देखभाल करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। बट इट्स एन एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस। जिन लोगों ने ऐसे पाले हैं उनको इतना अटैचमेंट हो जाता है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक रेजिंग अ ह्यूमन बेबी। राइट। एक ब्रीड है पिटबुल, और कहा जाता है कि पिटबुल को आप पाल नहीं सकते, बहुत डेंजर होता है। आप पूरा जबड़ा उसका इतना भयंकर होता है कि आपको पूरा मांस उखाड़ लेता है। क्या पिटबुल हमको पेट के तौर पे पालना चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा पिटबुल पालने के लिए। लेकिन क्या सारे पिटबुल खराब है? नहीं। अच्छा। मैं आज भी आपके क्लिनिक में ऐसे पिटबुल दिखा सकता हूँ जिनके मुंह के अंदर भी मैं हाथ डाल सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं करेगा। लेकिन मेरा एक बहुत फेमस कोट है, देयर आर नो बैड डॉग्स, देयर आर बैड पेट पेरेंट्स। ओके। अगर आप अंकुर जी आपने जिंदगी भर कुत्ते पाले हैं, डॉग्स पाले हैं, तो आपको एक पुटबुल पालने में मैं कभी नहीं रोकूंगा। क्योंकि आपको एक डॉग की साइकोलॉजी मालूम है। आपको मालूम है बचपन में जब वो एग्रेशन दिखा रहा है, मैं उस एग्रेशन को कैसे काबू में लाऊं। लेकिन अगर आप सोचो एक फर्स्ट टाइम पेरेंट एक पिटबुल को पाले, आई विल नेवर एग्री। ये जितनी भी लार्जर ब्रीड्स है, चाहे वो सेंट बर्नार्ड हो, चाहे वो रॉटवीलर हो, चाहे वो पिटबुल हो, आई वुड नॉट एडवोकेट फॉर अ फर्स्ट टाइम पेट ओनर, बट फॉर एक्सपीरियंस्ड पेट ओनर who has got time to look after the dog and to exercise the dog, it is not a bad dog.
आप वेटनरी में आए तो थोड़ा मैंने शुरुआत में बातें की थी, बट आपको जब आपने अपनी कहानी सुनाई कि एक स्ट्रीट डॉग जो है मिला और मुझे इमोशंस में है ट्रांसफ़र हुए, मुझे अच्छा लगा। तो वेटनरी क्या वहीं से आपको लगा था कि आपको वेटनरी डॉक्टर बनना है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अंकुर जी। मेरे जो जितने रिश्तेदार थे ना, मेरे नॉट रिश्तेदार बट फ्रेंड्स ऑफ माय मदर, वो सारे केरला के थे। तो वो सारे आर्मी में वेटनरी ऑफिसर्स थे। आर्मी में एक विंग है रिमाउंट वेटनरी कोर, जी जी RVC। जी। तो मेरे वो सारे यहाँ पे थे। तो मेरा जो बचपन था यहाँ के स्टड फार्म्स में, चाहे वो बाबूगढ़ हो, हिसार, सहारनपुर, हापुड़। सहारनपुर में भी आप रहे हैं? हाँ, मेरा इन स्टड फार्म से मेरा समर वहाँ बीतता राम था। डिपो है। हाँ। हाँ, मेरा स्टड फार्म्स में ही समर बीतते थे। ओके। तो उनके बच्चे तो वेटनेरियन बने नहीं, मैं वेटनेरियन बन गया। ओके। तो मैं 4 साल का था जब मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मैं वेटनरी डॉक्टर बनूंगा। तो सब ऑब्वियसली जैसे आदमी कहता है मैं पुलिस वाला बनूंगा, हाँ। तो सब हंसते थे। 11वीं में जब मैं स्कूल आया कोलंबस में, तो तब भी मेरे क्लासमेट्स मेरे पे हंसते थे कि तू वेटनरी डॉक्टर बनना चाहता है। लेकिन आज मैं हंस रहा हूँ। अच्छा। मैं अपने प्रोफेशन में अच्छा कर रहा हूँ। Okay. आई एम वेरी हैप्पी। ओके। इट्स अ लवली प्रोफेशन टू बी। और मैं इतना खुश हूँ कि इतने नए बच्चे मुझे देख के हाँ इस प्रोफेशन के अंदर आए। बिल्कुल। दे आर वांटिंग टू सर्व एनिमल्स। दे, ये होता है कि कमाना, एक होता है एनिमल्स के साथ प्यार होना, दोनों बहुत फर्क है। और अब जो जनरेशन आ रही है इसमें लड़कियां ज़्यादा है और लड़के कम है। क्या मैसेज है आपका उनके लिए लास्ट? द स्काई इज़ द लिमिट। द स्काई इज़ द लिमिट। आप मेहनत करो और मैं गारंटी देता हूँ कि ये प्रोफेशन आपको इतना देगा, इमोशनली भी और इकोनॉमिकली भी, कि आप यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी किड्स। यू डोंट हैव टू वरी। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। सेम यार अंकुर जी। वेटनरी डॉक्टर के साथ मिलके एक पेट की जो साइकोलॉजी है वो समझी है कि क्या होनी चाहिए। और आप लोगों का भी मैं बता दूं कि देखिए, डॉग्स को किसी एक अनजान गुमनाम जगह पे बंद करने से काम नहीं चलेगा, वो हमारी एक सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है। और जैसे सर ने कहा कि अब तो हम डॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा कैट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। आने वाले दिनों में उनकी भी जो संख्या है वो बढ़ने वाली है। लेकिन ये जो भी डिसीजन था, ये मुझे नहीं लगता कि एक इमोशनली भी अच्छा था, या फिर यूं कहे कि जो केयर हम उनको करते हैं, जो उनकी आस हमारी तरफ होती है, क्योंकि सोसाइटी में इंसान ही है जो हर चीज़ को टेक केयर करता है। तो जो बेजुबानों की जो हमसे आशाएं है, जो उनका हमसे प्यार करने का जो उनका एक जज्बा है, जो वो चाहते हैं कि हमसे ले, हमको वो देना चाहिए। और हमको ये डिसीजन लेना चाहिए कि कोई भी पेट जो हमारी सोसाइटी में, हमारी स्ट्रीट में रह रहा है, उसकी अच्छे से केयर करें। आप अपनी थाली से एक निवाला उनके लिए निकाल के रखें, ताकि वो भी अच्छे से जो है ग्रो कर सके और अच्छे से आपको प्यार कर सके। तो ये डिसीजन जो है हालांकि बदल गया है, तो थैंक यू सो मच। और आपको इस वीडियो में क्या सीखने को मिला हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप ये भी लिखिए कि आपको कौन सी ब्रीड का डॉग जो है वो पसंद है। और भी जो आप सर से जानना चाहते हैं कि आप अगर पेट पालते हैं तो क्या क्या उसमें कंसल्ट होना है, तो सर को मैं बोलूँगा सर अगर आप बता दीजिए कि अगर आपसे लोग कंसल्ट करना चाहते हैं दिल्ली NCR में कहीं पे, तो आपसे वो कैसे मिल सकते हैं? अपना एड्रेस के बारे में, कॉन्टैक्ट के बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैं मेरे गुरुजी ने मेरा क्लिनिक खोला था, माता अमृतानंदमयी। तो मेरे क्लिनिक का नाम ही अमृता पेट केयर क्लिनिक है। ओके। मैं राम विहार में प्रैक्टिस करता हूँ, जो आनंद विहार कॉलोनी के बिल्कुल सामने है। ओके। ठीक है, वेबसाइट है drgautammunni.com। ओके। आप सारे डिटेल्स आप वहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आपका एक सब्सक्राइब तो बनता ही है भाई। तो लाइक कीजिए और अपने कमेंट भी छोड़िए। कमेंट में आप सवाल हो सकते हैं, वो भी आप जाइए और सर की वेबसाइट पे जाइए, जैसे सर ने बोला है। और जो भी आपका कंसल्ट है आप सर से कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।